देखिए इसमें आगे जो है वो है इंडस्ट्रियल सीकनेस यानी कि औद्योगिक अस्वस्थता या रुग्णता। मतलब भारत में देखिए औद्योगिक क्षेत्र की समस्या में एक प्रमुख समस्या क्या है, औद्योगिक रुग्णता की समस्या है। मतलब कि रुग्ण औद्योगिक कंपनी विशेष उपबंध अधिनियम 1985 के अनुसार उस औद्योगिक कंपनी को अस्वस्थ माना जाएगा जिसमें कि निम्न विशेषताएं हों। क्या क्या विशेषताएं होंगी? कंपनी को पंजीकृत किए हुए कम से कम 7 ईयर्स हो चुके हों, मतलब तभी उसको रुग्ण माना जाएगा, अस्वस्थ माना जाएगा जब उसको पंजीकृत किए हुए कितना 7 ईयर्स हो चुका हो। कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष या उससे पहले वित्तीय वर्ष में नगद हानि हुई हो। कंपनी की जो निवल या शुद्ध परिसंपत्ति है वो खत्म हो चुकी हो, निवल परिसंपत्ति खत्म हो चुकी हो, 7 ईयर्स हो चुका हो और वित्तीय वर्ष में नगद उसकी क्या हो, हानि हुई हो, नगद हानि। यदि पिछले 5 वर्षों में किसी भी वर्ष में किसी कंपनी की शुद्ध परिसंपत्ति 50% से कम रह जाए, यानी कि 50% से अगर कम रह जाती है तो उसे आरंभिक अस्वस्थ कंपनी माना जाएगा। प्रारंभ में इस अधिनियम में केवल निजी क्षेत्र की इकाइयों को ही शामिल किया गया था, मतलब प्राइवेट इकाइयां ही इसमें शामिल थी, परंतु दिसंबर 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भी इसमें शामिल किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भी शामिल किया गया। 1992 में इसमें संशोधन करके कंपनी के रजिस्ट्रेशन की अवधि को 7 ईयर्स से घटा करके 5 ईयर्स, तो ये जो आपका 7 वर्ष है वो अब कितना हो चुका है, 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स कम से कम पंजीकृत होना चाहिए, उसकी नगद हानि हो, उसकी शुद्ध परिसंपत्ति खत्म हो चुकी हो और 50% से भी कम उसकी जो है शुद्ध परिसंपत्ति रह जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, अस्वस्थ कहा जाएगा। तो वर्ष 2002 में हम देखते हैं कंपनी अधिनियम के अनुसार अस्वस्थ कंपनी की परिभाषा अब क्या हो गई? जिस कंपनी के विचाराधीन वर्ष में कुल संचित हानि पिछले 4 वर्षों की औसत निवल संपत्ति के 50% से अधिक हो, 50% से अगर अधिक है, कुल संचित हानि उसके 50% से अधिक हो, जो कंपनी के लेनदारों की मांग के बावजूद 3 तिमाहियों के ऋण की अदायगी न कर सके। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी भी औद्योगिक कंपनी के 50% से अधिक बकाया ऋण के मालिक ऋण की मांग करते हैं, परंतु यह कंपनी नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर न तो ऋण अदा कर पाती है और न ही ऋण मालिकों को कोई संतोषजनक उत्तर दे पाती है। तो ऐसी इकाई को हम रुग्ण औद्योगिक इकाई देंगे। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में आ गई है। अब वो कंपनी जो है ना, मतलब दिवालिया होने के कगार पे है, औद्योगिक अवस्था उसकी रुग्ण हो चुकी है, बीमार हो चुकी है वो कंपनी, न तो ऋण वापस कर पा रही है, न ही कोई संतोषजनक उत्तर दे पा रही है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार उसको क्या कहेंगे, रुग्ण कहेंगे। तो अब देखते हैं कि औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समितियां कौन सी थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1981 में टी तिवारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जो कि 1985 में रुग्ण औद्योगिक कंपनी विशेष उपबंध अधिनियम 1985 पारित किया गया था। औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान के लिए 1987 में BIFR यानी कि बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई एवं 15 मई 1987 से इसे अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। औद्योगिक रुग्णता पर विचार करने के लिए अप्रैल 1993 में ओंकार गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक रुग्णता की परिभाषा को बदलने के साथ साथ SICA और BIFR मतलब बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन में भी परिवर्तन की सिफारिश की थी कि इसको बदल दिया जाए, है ना। फिर देखते हैं कंपनियों की दिवालियापन के संबंध में सुझाव देने के लिए बालकृष्ण इराडी थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त 2000 को प्रस्तुत की। समिति ने एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के गठन तथा इसे कंपनी लॉ बोर्ड के अधिकार को सौंपे जाने की सिफारिश की। समिति के सुझावों के अनुरूप 2002 में नया कंपनी विधेयक लाया गया। 2002 में देखिए क्या लाया जाता है, नया कंपनी विधेयक लाया जाता है और इसके प्रभावी होने के साथ ही रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम SICA, ठीक है, SICA रुग्ण कंपनी जो विधेयक था औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन अपीलीय प्राधिकरण का अस्तित्व समाप्त हो गया एवं इनका कार्य नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 देखते हैं क्या होता है, दिवालियापन होता क्या है। तो इसी जो हमने देखा कि रुग्ण हो गई है, रुग्ण होने के बाद अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो ऋण वापस कर सके या फिर अपने कार्य को वापस से उसी गति पे ला पाए, ऋण को चुकता कर पाए। तो ऐसी स्थिति में लगातार अस्वस्थता के कारण वो लगभग मतलब दिवालियापन में चली जाती है। तो देखते हैं कि दिवालिया या फिर दिवालियापन से संबंधित सभी कार्यों को इसी संहिता के माध्यम से किया जाएगा
यदि यह संहिता कंपनी के दिवालियापन एवं परिसमापन की स्थिति में एक चरणबद्ध, समयबद्ध और सामूहिक प्रक्रिया प्रदान करके कंपनी के मूल्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। इस संहिता में दिवाला और शोधन अक्षमता से जुड़े हुए सभी विषयों, सभी पक्षों का ध्यान रखा जाता है। यह संहिता किसी भी कंपनी को अस्वस्थता से निकलने देने के लिए समय प्रदान करती है और निवेशकों को स्पष्ट विकास का विकल्प देती है। देखिए प्रक्रिया क्या है इसमें। सबसे पहले हुआ हमारा ऋण भुगतान में चूक, हम ऋण का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। एक दिवालियापन से संबंधित पेशेवर की नियुक्ति की जाती है। फिर ऋण स्थगन, कुछ समय के लिए ऋण वसूली को टाल देना, जैसे कि 180 दिन के लिए, मतलब 6 महीने के लिए, फिर 270 दिन के लिए, 330 दिन के लिए। लेनदारी समिति का गठन, 66%, 51% लेनदारों के द्वारा स्वीकृति। तो दो चीजें होती हैं, या तो यस या तो नो। योजना को क्रियान्वित करना, और अगर नहीं कर पाते हैं फिर भी ये लोग, तो परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ करना। इतना होने के बाद भी अगर ये चीज़ों को ठीक करने में मतलब समर्थ हो पाते हैं तो ठीक है, नहीं हो पाते हैं तो इनको प्रारंभ कर दिया जाता है। दिवालियापन संहिता देखिए क्या है। इसके अंतर्गत अब घर खरीदने वालों को वित्तीय लेनदारों के रूप में माना जाएगा और उन्हें लेनदारों की समिति में प्रतिनिधित्व करने का भी क्या होगा, अधिकार। इस संशोधन में दिवाला और दिवालियापन की प्रक्रिया की अवधि को 180 दिनों से बढ़ा करके 270 दिन कर दिया गया है। लेनदार की समिति के निर्णयों के लिए वोटिंग सीमा 75% से घटाकर 51% कर दिया गया है। इस समिति के कुछ प्रमुख निर्णयों में वोटिंग सीमा को 75% से घटाकर 66% कर दिया गया है, जिसमें कौन कौन शामिल है। इसमें रिजोल्यूशन पेशेवरों की नियुक्ति, वोटिंग परसेंट 66% कर दिया गया है। इसमें क्या क्या शामिल है, रिजोल्यूशन पेशेवर की नियुक्ति, फिर रिजोल्यूशन की योजना को मंजूरी। पहले आप नियुक्ति करेंगे पेशेवर की, फिर योजना को मंजूरी दे देंगे, और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाना। 90% वोटिंग सीमा के समय रिजोल्यूशन की प्रक्रिया को पूर्णतः वापस लिया जा सकता है। इस अधिनियम के द्वारा एमएसएमई के प्रवर्तक और गारंटीकर्ता को बोली लगाने की अयोग्यता से मुक्त कर दिया गया है। बोली लगा सकते हैं वो लोग जो उसके प्रवर्तक हैं, फाउंडर हैं, किसके, एमएसएमई के। अब दिवालिया घोषित किया जा रहा है किसी कंपनी को, तो उसका जो फाउंडर है और जो उसका गारंटी करता है वो बोली लगा सकता है। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई वित्तीय लेनदार या उसका अधिकृत प्रतिनिधि दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही कंपनी के संबंधित पक्ष का है, तो उसे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की बैठक के दौरान किसी प्रकार की भागीदारी या मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो मतदान नहीं करेगा, वो भागीदारी उसमें नहीं ले पाएगा अगर वो उसी कंपनी के संबंधित पक्ष का है। तो एक कंपनी दिवाला से संबंधित प्रक्रिया के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, बशर्ते वह शेयर धारकों की स्वीकृति प्राप्त कर ले और कम से कम 3/4 शेयर धारक इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हैं। अब देखते हैं कि भारत दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड कॉरपोरेट लोगों के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया, ये हम लोग रीड कर रहे हैं। हो सकता है इससे क्वेश्चन ना आए या फिर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हमको पता रहे कि हाँ दिवालियापन होने का क्या होता है, रुग्णता क्या होती है किसी कंपनी की, कब वो ऋण वगैरह अपना वापस नहीं कर पा रहा है, चीज़ों को सही नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमको शासन को उसको क्या करना पड़ेगा, दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि कौन सा अधिनियम है 2019 का संशोधन तथा ऋणदाताओं की समिति कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी के गठन के पूर्व तथा पश्चात आवेदन को वापस लेने की प्रक्रिया को निश्चित किया गया है। संकल्प योजना की मजदूरी देते समय कॉरपोरेट देनदार के ऋण शोधन का फैसला करते समय ऋणदाताओं की समिति परिसमापन लागत को पूरा करने में योगदान करने के लिए योजना को मंजूरी दे सकती है। यह संशोधन कॉरपोरेट कर्जदार की बिक्री की प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। क्या करता है, बिक्री की प्रक्रियाओं को, जो कर्जदार है उसकी बिक्री की प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि जैसे एक बार कॉर्पोरेट देनदार की बिक्री हो जाती है, वैसे ही ऋण शोधन की प्रक्रिया को कॉर्पोरेट देनदार के विलय के बिना बंद कर दिया जाएगा। संशोधन के तहत यह आवश्यक है कि ऋण शोधन की प्रक्रिया शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर इसे पूरा कर लिया जाए। संशोधन में ऋण शोधन की प्रक्रिया में प्रत्येक कार्य के लिए एक मॉडल समय सीमा निर्धारित की गई है। संशोधन के लिए एक हितधारकों की परामर्श समिति का गठन का प्रावधान है। देखिए इसमें परामर्श समिति का गठन होगा, ठीक है, जिसमें सुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं, जो भी वित्तीय ऋणदाता हैं, कामगार हैं, कर्मचारी हैं, सरकार है, परीक्षा ऋणदाता है, शेयर धारक का प्रतिनिधित्व होगा। ऋण शोधन कराने वाले को बिक्री से संबंधित मामलों में सलाह देना है। हालांकि इस समिति को सलाह को मानने के लिए
वो बाध्य नहीं है। ठीक है, संशोधनों के लिए आवश्यक है कि कोई भी हितधारक अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ऋण शोधन शुरू होने की तारीख पर वार्षिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत अपने दावे में बदलाव कर सकता है। संशोधनों ने एक व्यापक अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और अंतिम रिपोर्ट के साथ अधीनस्थ प्राधिकार को प्रस्तुत किया जाना है। अब देखते हैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अधिनियम 2021 क्या है। बस एक बार रीड कर रहे हैं इसको कि हमको पता हो जाए कि क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया, पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया ये है, जैसे प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस करता है ये। ठीक है, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के विपरीत पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया को केवल देनदारों द्वारा शुरू किया जा सकता है, देनदारों की तरह शुरू किया जा सकता है। इसलिए उसके पास होना चाहिए बेस रिजोल्यूशन योजना होनी चाहिए। कम से कम 1 लाख रुपए की चूक की स्थिति में यह आवेदन देखिए दायर किया जा सकता है और इसकी न्यूनतम डिफॉल्ट की सीमा 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। एमएसएमई के रूप में जो वर्गीकृत कॉर्पोरेट देनदार है उसके द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में पीआईआरपी शुरू किया जा सकता है। डिफॉल्ट हो गया है, अब उसको पीआईआरपी यानी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करना है। ट्रिब्यूनल को इसकी प्राप्ति के देखिए 14 दिन के अंदर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना होता है कि हम स्वीकार करेंगे रिजोल्यूशन के लिए कि नहीं करेंगे। उसके बाद जो देनदार होते हैं, आवेदन करने के लिए जो देनदार होते हैं या वित्तीय लेनदार होते हैं, उनको कम से कम 66% का अनुमोदन प्राप्त होगा। फिर 330 दिन की क्या करेंगे समय सीमा, 330 दिन का उसको टाइमिंग देंगे और 180 दिनों की सामान्य कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि होती है। इस अवधि का विस्तार केवल एक बार के लिए 90 दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है। वर्तमान में कॉर्पोरेट देनदार की समाधान प्रक्रिया संबंध में कानूनी कार्रवाई के लिए समय है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड भी है। देखिए 2016 में इसकी स्थापना की गई थी और दिवाला से संबंधित दिवालियापन पेशेवर एजेंसी और सूचना उपक्रम को ये सबको क्या करता है, विनियमित करता है। ये जो अक्षमता बोर्ड होता है इसका नाम देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये होता है इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया या फिर इस संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया गया तो ये एक बोर्ड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई है, 2016 में की गई है। तो ये क्या करता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो भी पेशेवर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दिवालियापन पेशेवर एजेंसियां हैं या फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ हैं, सूचना उपक्रम को क्या करता है, विनियमित करता है। और यह दिवालियापन संहिता के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवालियापन संकल्प, कॉर्पोरेट परिसमापन, व्यक्तिगत दिवालियापन संकल्प और व्यक्तिगत दिवालियापन से संबंधित लेन देन के नियमों को बनाता और लागू करता है। अब देखते हैं नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL क्या है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सूचना उपक्रम का एक सूचना नेटवर्क है जो कि कंपनी के उधारियों, डिफॉल्ट और सुरक्षा हेतु से संबंधित वित्तीय आंकड़ों का संग्रह करता है। वित्तीय आंकड़ों का संग्रह करने वाला कौन है, ये वित्तीय आंकड़ों का ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो ये उधारियों का, डिफॉल्ट, सुरक्षा हितों के संबंध में वित्तीय आंकड़ों का संग्रहण करता है। फिर इसके उद्यमों, वित्तीय संस्थाओं, निर्णय प्राधिकरण, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और अन्य संबंधित हितधारकों से वित्तीय जानकारी प्राप्त करने, संग्रहित करने, वित्तीय सूचनाओं को उपलब्ध कराने की विशेषज्ञता हासिल होगी। इसके द्वारा बनाए गए डेटाबेस और रिकॉर्ड ऋणदाताओं को ऋणों के लेन देन के संदर्भ में निर्णय लेने में सहायता करेंगे। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होता है, उन वित्तीय सूचनाओं का संचयन करता है जिसमें डिफॉल्ट को सही साबित करने और दावों का सत्यापन तेजी से करने में मदद मिलती है। इसके समक्ष देखिए चुनौतियां क्या है। चुनौतियां ये भी है कि जो वित्तीय लेनदार हैं, ऑपरेशन क्रेडिटर्स हैं या कॉर्पोरेट देनदार हैं, उन पर निर्भर करता है कि वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराएं, क्योंकि सूचनाओं की संवेदनशीलता होने के कारण प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यहाँ तक कि सूचनाओं को साझा करने में भी कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, चूंकि यह एक डिजिटल डाटाबेस है, इसलिए इसमें डाटा की गोपनीयता और डाटा चोरी होने का खतरा है। तो ये इसके क्या है, ड्रॉबैक्स हैं, चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस हैं। हम देखते हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। यहाँ से अब इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू हो रहा है, ध्यान देना पड़ेगा कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है। विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने 4 नवंबर 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण की नीति अपनाई थी। देखिए मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि एक होता है आपका कंस्ट्रक्शन, जैसे कि
पुल पुलिया का निर्माण है, सड़क का निर्माण है ना, ब्रिज का निर्माण हो रहा है। तो ये होता है कंस्ट्रक्शन, कि जो चीज़ जहाँ बन गया उसको उठा के कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते, निर्माण होता है ये, कंस्ट्रक्शन है, निर्माण। दूसरा होता है विनिर्माण, कि मान लीजिए कि कोई कार है, कार में जो पार्ट्स होते हैं वो कहीं और बन रहे हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो कहीं और बन रहे हैं, इसका टायर मतलब लाइट टायर जो बॉडी है इसकी मेटल की है, हॉर्न है, ये सब कहीं और बन रहे हैं, इसको असेंबलिंग किया गया। क्या किया गया? असेंबलिंग किया गया। तो असेंबलिंग के लिए हमको क्या चाहिए? श्रम चाहिए, श्रम मज़दूर चाहिए, कुशल मज़दूर चाहिए। तो ये जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा हमको क्या है, श्रम शक्ति उपलब्ध है, तो कहीं और का पार्ट आया और उसको हम असेंबलिंग करके यहाँ पे जोड़ के बना दिए। तो ये होता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि विनिर्माण। विनिर्माण में सामान जहाँ पे मतलब टायर कहीं बना, बॉडी पार्ट्स कहीं बने, अंदर की चीज़ें कहीं बनी, चिप कहीं बना और सब कुछ जोड़ दिया गया और ये एक जगह ले आया गया, मैन्युफैक्चरिंग। तो जो चीज़ जहाँ बनी है वहाँ से उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ये होता है आपका विनिर्माण। और कंस्ट्रक्शन, जो चीज़ जहाँ बनी है निर्माण, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे सड़क है, पुल पुलिया है, अस्पताल है, तो जो कंस्ट्रक्शन जहाँ हुआ वहीं रह जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। तो अब देखते हैं कि विनिर्माण नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखिए हमारे यहाँ क्या है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, कितने लोग कृषि कर रहे हैं, कृषि मतलब प्राइमरी सेक्टर हो गया। उसके बाद होता है उद्योग, उद्योग हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया। फिर होता है आपका सेवा, सेवा होता है टर्शरी सेक्टर। तो हमें क्या करना था कि जैसे हमारी पॉपुलेशन 50% के आसपास स्वतंत्रता के समय कृषि करती थी, अब कितनी कर रही है, मतलब पार्टिसिपेशन 17.5% हमारा जीडीपी में है, कृषि पे पार्टिसिपेशन कम हो गया। तो हमने ये सोचा कि ये पॉपुलेशन इधर शिफ्ट हुई होगी उद्योग में, उसके बाद सेवा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छत्तीसगढ़ में तो फिर भी है, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं है। नेशनल लेवल पे हम देखेंगे कि कृषि से हम किस में कूद गए हैं, सीधे सेवा में। लगभग 54% के आसपास जो है वो सेवा का क्षेत्र होता है, जबकि 30%, 28 से 30% के आसपास उद्योग का क्षेत्र है। तो जो बीच वाला पोर्शन था विनिर्माण, उसको हमने स्किप कर दिया। और यही कारण है कि रोजगार की समस्या अभी बनी हुई है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कि यहाँ पे इतना जीडीपी ग्रोथ होने के बावजूद भी रोजगार नहीं है, विनिर्माण सेक्टर में हम क्यों पीछे हैं। तो आइए देखते हैं कि नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था इस पॉलिसी को बनाने का, कि 2022 के एक दशक में 100 मिलियन से अधिक रोजगार का अवसर सृजित करना, 100 मिलियन से अधिक रोजगार का अवसर सृजित करना, जो कि नहीं हो पाया है। 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से को 25% तक बढ़ाना था, जबकि हम आधा भी नहीं पहुंच पाए। ठीक है, विनिर्माण के हिस्से को, मैन्युफैक्चरिंग के हिस्से को कितना करना था, 25% तक बढ़ाना था, जिसमें हम नहीं बढ़ पाए। विनिर्माण क्षेत्र में 12 से 14% का विकास दर प्राप्त करना था, ये भी हम नहीं कर पाए हैं। इसको बता देते हैं कि अभी हम कितना किए। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं कि हम लक्ष्य तक तो नहीं पहुंच पाए, मतलब कि 100 मिलियन का जो हमको रोजगार हासिल करना था, यहाँ पे 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। इस लक्ष्य तक हम 2022 तक नहीं पहुंच पाए। फिर सकल घरेलू विनिर्माण के हिस्से में 25% हमको बढ़ाना था, इसको हम 16 से 17% ही बढ़ा पाए हैं। अब इसका टारगेट 2022 की जगह कितना कर दिया गया है, 2025 कर दिया गया है, कि 2025 तक हम कोशिश करेंगे कि इसको 16 से 17% से 25% कर पाएँ। दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र में जो 12 से 14% की विकास दर प्राप्त करनी थी, ये भी हमारे 6 से 7% तक ही आगे अटक गई। तो कहीं पे भी ये डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग बैठा लीजिए कि विनिर्माण सेक्टर में हमारा लक्ष्य क्या था। 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार नहीं प्राप्त कर पाए। विनिर्माण में 25% तक की हमको भागीदारी बढ़ानी थी, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा 25% रहेगा, लेकिन कितना रहा, 16 से 17% में ही अटक गया। और इसकी विकास दर कितनी होनी थी, 12 से 14% होनी थी, जो कि 6 से 7% में ही आकर के रुक गई। कारण क्या देखते हैं आप, कारण मतलब क्या ऐसा हो गया कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। तो आप देखेंगे कि 2016 में हम किए नोटबंदी, ठीक है, 2016 में हम करते हैं नोटबंदी। उसके बाद 2017 में हम देखेंगे कि 2017 में हमने जीएसटी लागू कर दिया, ठीक है, जीएसटी लागू कर दिया। तो जो सप्लाई चेन था, सप्लाई चेन जो कि एमएसएमई तक सामान पहुंचा रहा था और उसका जो आपूर्ति सिस्टम था पूरा, वो क्या हो गया, ठप हो गया। उसके कारण बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। अब रही सही कसर 2019 में कोविड-19 आ गया। कोविड-19 आने से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे असर पड़ता है, सप्लाई चेन की आपूर्ति कम हो जाती है, एमएसएमई सेक्टर में काफ़ी लॉस होता है और हम कहीं जा कर के रिजल्ट हमारा यहाँ मिलता है कि विकास दर कम हो जाती है। इसके बाद भी आने वाले समय में 2023 से लेके फिर आगे देखिए, वैश्विक स्तर पे जियोपॉलिटिकल आप स्थिति देखेंगे तो क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन वार चालू हो गया, अब इधर ईरान वाला वार चालू हो गया है। तो पूरा मतलब कि जो है अस्थिरता बनी रही, जिसके कारण कि हम इन सब जो लक्ष्य हमने तय किया था उससे पीछे रह गए।
तो ये हो गया एनालिसिस हमारा कि हम राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जो 2011 बनाए थे वो उतना ज़्यादा सफल हम नहीं हो पाए, लेकिन कोशिश की है, 2025 तक टारगेट बढ़ा दिए हैं। इस नीति में ग्रामीण युवाओं को देखिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए उन्हें रोजगार योग्य बनाने की भी अपेक्षा की गई थी। अब आप रोजगार दोगे, ये इंसान है, ये कुशल नहीं है, जब तक इसको ट्रेनिंग नहीं मिली है या ये इसको जो है हम क्या कौशल विकास इसका नहीं किए हैं, जब ये इसका कौशल विकास हो जाएगा तो ये कुशल बन जाएगा, तो अब ये रोजगार पाने योग्य है। तो इसको पहले इस स्टेज में भी तो लाना है, इसको पहले रोजगार पाने योग्य भी तो बनाना पड़ेगा। तो टिकाऊ विकास इस नीति का अभिन्न भाग है और विनिर्माण में प्रौद्योगिकी मूल्यवर्धन पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह नीति राज्यों के साथ साझेदारी से औद्योगिक वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है कि हमको राज्य के साथ भी मतलब कोऑर्डिनेशन करना है और उसको सहयोग करना है ताकि हम ये औद्योगिक वृद्धि कर सकें। अब देखिए नीति के महत्वपूर्ण साधन और विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंट जो मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिसी क्या था। तो ये है देखिए राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण जोन, व्यापार विनियमों का युक्तिकरण और सरलीकरण, विनिर्माण इकाइयों के लिए बहिर्गमन तंत्र को आसान बनाना, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देना। आप प्रोत्साहन देंगे एमएसएमई को तब तो आगे बढ़ेगा। फिर औद्योगिक प्रशिक्षण और दक्षता में उपाय, प्रशिक्षण तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी है ना, इसका विकास करना, सरकारी खरीद को व्यवहारिक बनाना, विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्रों के लिए योजना का निर्माण करना। तो ये सब इसमें विशेषताएं थी। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन क्या है, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को तीव्र बनाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। विनिर्माण उद्योग हेतु सहायक वातावरण, देखिए वातावरण चाहिए, अगर हमको विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है तो बहुत सारे पॉलिसीज चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए ताकि वहाँ पे हम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण को बढ़ा सकें और उस जोन में अत्याधुनिक अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप जोनिंग के आधार पर भूमि का उपयोग, स्वच्छ ऊर्जा, दक्ष प्रौद्योगिकी, आवश्यक सामाजिक संरचना, कौशल विकास सुविधाएं आदि की परिकल्पना की गई है। तो राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन को स्वशासी एवं स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का आकार, अवसंरचना, आयोजन के स्तर, विनियामक प्रक्रियाओं से संबंधित अभिशासी राज्य बहिर्गमन नीतियां वित्तीय प्रोत्साहनों की दृष्टि से विशेष आर्थिक क्षेत्र से अलग है। राज्यों से राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोनों की स्थापना के लिए भूमि बैंकों की पहचान करने तथा राज्य स्तरीय व्यापार विनियमों के युक्तिकरण, सरलीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन के बारे में हम देख रहे हैं कि एक ऐसा जोन बना लेना जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहाँ पे जो नीतियाँ हैं वहाँ के अनुकूल हो और वहाँ पे कुशल रोजगार मतलब ये काम किया जा सके। तो देखिए दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के साथ कौन कौन से कॉरिडोर हैं, तो एक मतलब एक नज़र बस मार लेना है। अहमदाबाद धोलेरा निवेश क्षेत्र जैसे बताया है, अहमदाबाद धोलेरा, पीतमपुर, धार, मऊ, एक नज़र बस मार लीजिए। दादरी, नोएडा, गाजियाबाद, मानेसर, बावल। तो भारत सरकार ने 3 राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों, प्रकाशम जो कि आंध्र प्रदेश में है, संगारेड्डी तेलंगाना में है और कलिंग नगर जो कि उड़ीसा की स्थापना हेतु अंतिम स्वीकृति प्रदान की और 13 अन्य भी जो है निवेश विनिर्माण क्षेत्र के लिए किया है। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा देखते हैं। डीएमआईसी परियोजना 2006 में शुरू की गई थी, जापान सरकार के साथ समझौता किया गया था और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा को दादरी मतलब उत्तर प्रदेश और जवाहरलाल नेहरू पत्तन्यास नवी मुंबई के बीच में 1504 किलोमीटर का क्या वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रंट कॉरिडोर की सीध में दोनों को विकसित किया जा रहा है। तो प्रतिस्पर्धी वातावरण मिलेगा, निवेश बढ़ाने के लिए, सतत विकास हासिल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और इस परियोजना में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ये भी सब शामिल हैं। तो इसके देश के प्रमुख शहरों में जो कॉरिडोर है दिया, चेन्नई, बंगलुरु, अमृतसर, कोलकाता, बंगलुरु, मुंबई और विजाग चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर। भारत के कुछ मुख्य शहर और देखिए कानपुर में जैसे कि चमड़ा उद्योग, विस्फोटक, बरेली में बांस उत्पादन, जरी साड़ियाँ, मुरादाबाद में ब्रासवेयर, हैंडीक्राफ्ट, धातु वाले, इस तरीके से पूरा दिया है। सूरत में देखिए रत्नाभूषण वस्त्र है, भोपाल में कीटनाशक है, मोदी नगर में रबर है, लुधियाना में भारी मशीनरी है, ऊनी वस्त्र है, जालंधर खेल का सामान, रानीपेट चमड़ा उद्योग, गुरुग्राम ऑटोमोबाइल, नेपानगर अखबारी कागज, कभी कभी जोड़ा मिलाने के लिए आ जाता है उद्योग का। भदोही में देखिए ऊनी कालीन है, पीलीभीत में कास्ट पादुका है, बाराबांकी पॉलीफाइबर है, मोरी एल्युमिनियम है, विशाखापट्टनम स्टील उत्पादन, मछली उत्पादन, पोत निर्माण, मेरठ देखिए खेल का सामान आया हुआ प्रश्न है प्रीलिम्स में, अलीगढ़
में पीतल के ताले, आगरा चमड़ा फुटवेयर, कांचीपुरम रेशम, सेलम हस्त्र उपकरण, ये प्रीलिम्स में आता है। इससे प्रश्न आता है कि जोड़ा मिलाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किससे संबंधित है। इसको एक बार पॉज करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी वही है, जैसे कपूरथला देखिए, रेल का डब्बा, कपूरथला नाम सुने हैं, रेल का डिब्बा है। कोयम्बटूर सूती वस्त्र है। आंवला पनकी जो है उर्वरक के लिए है। यमुनानगर गुवाहाटी ये सब कागज के लिए है। राजकोट इंजन के लिए है। उन्नाव चमड़ा उद्योग है। जामनगर देखिए ब्रास पार्ट्स है। शिवा काशी पटाखे के लिए है ना। तो इस तरीके से इसको देखा जा सकता है। औद्योगिक वित्त देखते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस क्या है। उद्योग की पूंजी संबंधी आवश्यकता को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है स्थिर पूंजी मतलब दीर्घकालीन आवश्यकता, और एक होती है अल्पकालीन आवश्यकता। तो औद्योगिक वित्त हमको दो पार्ट में है, एक शॉर्ट टर्म चाहिए, एक लॉन्ग टर्म चाहिए। तो शॉर्ट टर्म मतलब अगर हमको लॉन्ग टर्म चाहिए, दीर्घकालिक पूंजी चाहिए, तो भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, औजार ये सब को क्रय करने के लिए। अगर शॉर्ट टर्म चाहिए तो दिन प्रतिदिन की जो जैसे हमको कच्चा माल खरीदना है, मजदूरी का भुगतान करना है, ये सब करने के लिए उसको अल्पकालिक पूंजी कहा जाता है। तो इसका स्रोत क्या है? स्रोत ये है कि लाभ का, या तो जो लाभ मिल रहा है उसका फिर से इन्वेस्टमेंट कर लो, ऋण पत्र या फिर अंश पूंजी। बाह्य स्रोत क्या है? व्यापारिक बैंक से लेना है, सार्वजनिक जमाएं लेनी है, उद्योग का संस्थागत वित्त प्रबंध, मतलब इंटरनल भी हम उसको सोर्स को मैनेज कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी उधारी लेके भी कर सकते हैं। तो आंतरिक स्रोत में देखिए, जो कि अंश पूंजी बोल रहे हैं, यानी कि शेयर कैपिटल मतलब कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है, आईपीओ जारी करता है ना कोई भी कंपनी, एफपीओ जारी करता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के माध्यम से समता अंश और पूर्वाधिकार अंश जारी करके पूंजी एकत्रित। जैसे मुझे क्या करना है, 100 करोड़ की कंपनी क्या करनी है, स्टैब्लिश करनी है, तो मैं क्या करूँगी कि शेयर हम लोग आईपीओ निर्गत करेंगे और फिर शेयर जारी करेंगे, ताकि लोग जो है शेयर की खरीदी करें और इतना पैसा हम जुटा सकें। और ऋण पत्र, कंपनी ऋण पत्रों को जारी करके भी पूंजी एकत्रित कर सकती है। दो प्रकार के होते हैं, परिवर्तनीय ऋण पत्र और अपरिवर्तनीय मतलब डिवेंचर्स। तो शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स के माध्यम से ऋण पत्र जारी करके भी हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। लाभ का पुनर्निवेश, मैं कोई कंपनी ऑलरेडी चला रही थी और मुझे लाभ प्राप्त हुआ तो उसको मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया फिर से। बाह्य स्रोत देखिए, कमर्शियल बैंक से हम क्या करते हैं, पूंजी प्राप्त करते हैं। पब्लिक डिपॉजिट है, जैसे कि भारतीय औद्योगिक कंपनियों के द्वारा अल्प विकसित एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार की सार्वजनिक जमाएं स्वीकार की जाती हैं। वेंचर कैपिटल क्या है? लघु और मध्यम जो फर्म होते हैं, नई स्टार्टअप नया व्यवसाय शुरू करना है तो जोखिम पूंजी यानी कि वेंचर कैपिटल इसको कहते हैं। नए स्टार्टअप के लिए ये ज़रूरी होता है। उद्योगों का संस्थागत वित्त प्रबंधन, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के द्वारा की जाती है, जैसे कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राज्य औद्योगिक विकास निगम। अब ये क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, सिडबी क्या है, सिडबी, ठीक है, ये है सिडबी, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इसकी स्थापना सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग के क्षेत्र के जो इसको फाइनेंस देना है उसके लिए फंड उपलब्ध कराना है। तो 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत, 1990 याद रखना है, 1990। एक हमने याद रखा था क्या, 12 जुलाई 1982 नाबार्ड वाला याद होगा तो नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड 1982 याद रखा था। एक 1990 सिडबी के लिए याद रखना है। तो सिडबी है क्या है, इस आपका स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी के कारोबार का दायरा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है, जो कि उत्पादन, रोजगार और निर्यात की दृष्टि से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान देता है। सूक्ष्म लघु मध्यम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और इसकी वृद्धि इस क्षेत्र में अपूर्व योगदान है। सिडबी की व्यावसायिक रणनीति जो देखते हैं, एमएसएमई परिस्थिति तंत्र में वित्तीय और गैर वित्तीय कमियों को पूरा करना है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई। तो दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकता आपको पूरी करनी है किसकी, कंपनी की, क्या लॉन्ग टर्म हमको ऋण चाहिए। तो 1 जुलाई 1948 को देखिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना आ चुका है, प्रीलिम्स का प्रश्न है।
जैसे ही भारत आज़ाद हुआ ना 1947 में, उसके बाद देखिए 1 जुलाई 1948 को 1948 को बन जाता है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। तो फंड है, फंड की व्यवस्था करनी है। इसका प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए दीर्घकालिक और मध्यकालिक साख की व्यवस्था करना है। 1 जुलाई 1993 को इसका जो है देखिए निगम का पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में सुगठित किया गया है। तो IFCI लिमिटेड इसका नाम कर दिया गया 1999 में। 2013 में इसे कंपनी अधिनियम के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो सार्वजनिक वित्तीय संस्था है ये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन SFCs क्या होते हैं? राज्य वित्त निगम। लघु और मध्यम आकार के जो इकाइयां होती हैं उसको वित्त उपलब्ध कराने के लिए 1951 में राज्य वित्त निगम अधिनियम पास किया गया और इसकी स्थापना की गई। तो ये राज्य को देगा। तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना 1949 में की गई थी। शेल कंपनी क्या होता है? शेल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो केवल कागजों में विद्यमान होती है। शेल एकदम शैलो है ना, शेल कागज में है, ओरिजिनल में नहीं है। ना तो इसके पास कार्यालय होता है, ना ही स्थायी कर्मचारी होते हैं। ये कंपनियां सामान्यतः रजिस्टर्ड होती हैं। इनका एक बैंक खाता होता है, इनमें निवेश भी किया जा सकता है, लेकिन कंपनियां सामान्यतः उत्पादन कार्य नहीं होता है इसमें कुछ। और इन कंपनियों का प्रयोग काले धन, अवैध धन को सफ़ेद धन मतलब कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। 2.1 लाख शेल कंपनियों को देखिए रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्देश दिया था 2017 में। काले धन के खिलाफ लड़ाई शेल कंपनियों के नेटवर्क को तोड़े बिना नहीं हो सकती। तो शेल कंपनी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कार्यालय नहीं है, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ कागजों में होता है। अब देखते हैं निजी क्षेत्र विदेशी पूंजी निजी व्यक्तियों संस्थागत निवेशकों से व्यापारिक शर्त पर प्राप्त होती है। इसमें पूंजी जो है व्यापारिक उधार ऋण पूंजी पोर्टफोलियो निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विदेशी संस्थागत निवेश के रूप में प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो कंपनियों के द्वारा भारतीय कंपनी में भौतिक पूंजी परिसंपत्ति प्लांट एवं मशीनरी में भूमि भवन ये सब में लगाए जाते हैं। इसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में शेयर ऋण पत्र बॉन्ड आदि में जारी किया जाता है और इस प्रकार के निवेश का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। अभी आप देखे होंगे कि जब से ये वॉर वगैरह चालू हुआ तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अचानक से कम हो गया, मतलब शेयर मार्केट से इनका जो पार्टिसिपेशन था वो कम हो गया। तो ये क्या किए, अपना वापस लेने लगे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो भारत के वित्तीय बाजार में निवेश करते हैं। तो विदेशी संस्थागत निवेशकों को वित्तीय बाजार में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी में पंजीकृत होना आवश्यक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में पंजीकरण होना जरूरी है। तो इनमें सामान्यतः हेज फंड, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां आदि शामिल होती हैं। FDI यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके उच्चतर दर पर आर्थिक विकास को संभव बनाता है, क्योंकि मेजबान देश में पूंजी कौशल और प्रौद्योगिकी लाकर उत्पादकता को बढ़ाता है। 2020 में सरकार ने परमाणु ऊर्जा, सिगार, तंबाकू विनिर्माण, भवन संपदा व्यवसाय, लॉटरी, जुआ, चिटफंड आदि छोटी सी नकारात्मक सूची को छोड़कर अधिकतर क्षेत्र में स्वतः अनुमोदन के अंतर्गत ले आई है। तो FDI हेतु विश्व की सर्वाधिक खुली अर्थव्यवस्थाओं में भारत भी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे लगभग यहाँ पे 100% में कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट है। विनिर्माण, चलिए ये सब कुछ देख लीजिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर जो है आपका निर्माण गतिविधि, ऑटोमोबाइल, परामर्शी सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रवाह कम रहा है। हालांकि खाद्य संस्करण में चिकित्सा, सर्जिकल उपकरण, शिक्षा सेवा ये सब में प्रवाह ज़्यादा रहा है। अब इसमें जो अप्रैल से सितंबर तक का FDI इक्विटी प्रवाह बताया है, इसको करंट से अपडेट करना पड़ेगा हमें। सेवा, कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल किस किस सेक्टर में FDI इक्विटी का प्रवाह कितना रहा है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए FDI नीति में सुधार भी किया गया है। सुधार देखिए, कोविड-19 के बाद भारतीय कंपनियां जो हैं वो अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने FDI नीति में संशोधन किया था, जिसके अनुसार देश की कंपनी जो भारत के साथ भूमि साझा करती है, जहां भारत में निवेश का लाभकारी स्वामी स्थित है या ऐसे किसी देश का नागरिक है जो केवल सरकारी प्रणाली के अंतर्गत ही निवेश कर सकता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में किसी कंपनी में किसी मौजूदा या भविष्य के FDI के स्वामित्व के हस्तांतरण की स्थिति में जिसके परिणाम स्वरूप लाभकारी स्वामित्व कथित नीति संशोधन के प्रतिबंध के दायरे में आता है। लाभकारी स्वामित्व में इस तरह के बाद परिवर्तन के लिए सरकार की पूंजी मंजूरी आवश्यक होगी। FDI के बारे में है यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना, ये आता है प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। देखिए, सूती वस्त्र वाला उद्योग जो था सबसे पहले 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में बना था। फोर्ट ग्लास्टर 1818 में 1818 में कहाँ बना था? कोलकाता में बना था।
कागज का देखिए 1812 में श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल, सीमेंट का चेन्नई में है 1904 में, जूट का रिश्रा वेस्ट बंगाल, लौह इस्पात कुल्टी ये आ चुका है कुल्टी वाला 1874 वेस्ट बंगाल। एल्यूमिनियम का देखेंगे तो जेके नगर जो है पश्चिम बंगाल, भारी इंजीनियरिंग रांची झारखंड। तो सबसे पहला उद्योग के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जो कि आपका 1818 में फोर्ट क्लस्टर है। उससे भी पहले देखिए 1812 में जो है कागज श्रीरामपुर वाला है। बाकी तो जूट, लौह इस्पात, एल्यूमिनियम, भारी इंजीनियरिंग के कहाँ पे स्थापना वर्ष हैं, रिश्रा, कुल्टी, जेके नगर और ये रांची याद रखना है हम लोग को। देखिए मोस्ट ऑफ द जो है वो वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। वहीं पे अंग्रेज की एंट्री हुई थी, अंग्रेजों की, वो वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे उद्योग शुरू में लगाए गए। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसका अभिप्राय किसी औद्योगिक इकाई का है, उसके सभी पक्षकारों, मतलब औद्योगिक इकाई में होता कौन कौन है, संस्थापक रहेगा, निवेशक रहेगा, ऋणदाता रहेंगे, प्रबंधक, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता और ग्राहक रहेंगे। तो वहाँ के स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति भी क्या होता है, नैतिक दायित्व होता है। आप कोई कंपनी लगा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आप पैसा कमा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल ये सब बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तो ये सब में उत्तरदायित्व भी निर्धारण किया जाता है। सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिसका नेटवर्थ देखिए 500 करोड़ से अधिक हो और कुल कारोबार 1000 करोड़ से अधिक हो, और उसका लाभ जो है नेट प्रॉफिट, एक तो टर्नओवर आपका 1000 करोड़ से अधिक है, नेटवर्थ आपका 500 करोड़ से अधिक है और नेट प्रॉफिट आप 5 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है वहाँ के लिए कुछ करें, जैसे कि शिक्षा का प्रसार करें, भूख, कुपोषण एवं गरीबी को कम करना, पर्यावरण संरक्षण। ये सब देखे होंगे कि किसी कंपनी के माध्यम से मान लीजिए कि स्कूल्स में बंटवाया जा रहा है पानी के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए आपका एक्वागार्ड है, ये सब बंटवाया जाता है, या फिर सैनिटरी नैपकिन के जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं, या फिर भोजन की व्यवस्था, कुछ कुपोषण को दूर करने के लिए कुछ ऐसा, मतलब न्यूट्रिशन के लिए कुछ वितरण किया जा रहा है, स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, ये सब कार्य किए जाते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013-1956 को प्रतिस्थापित किया गया है, यहाँ पे नया कानून बनाया गया, ये प्रबंधन को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि कंपनियों के लिए अपने 3 वर्षों का औसत लाभ मिनिमम कम से कम 2% होना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए खर्च करना ज़रूरी है। जैसे ACCL आपका लगा, जहाँ पे भी कोल ब्लॉक वाले एरिया है, तो ACCL अब वहाँ पे प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो वहाँ पे करेगा कुछ ना कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए आपको करना पड़ेगा। स्कूल्स, आंगनबाड़ी सेंटर्स, अस्पताल हो गए, उनका निर्माण करना, उनके लिए कुछ अरेंज करना, वहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, ये सभी लोग काम करते हैं। तो एक ऑडिटर एक समय में अधिकतम 20 कंपनियों को ही अपनी सेवाएं दे सकता है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर ऑडिटर को बदलना अनिवार्य है। किसी प्राइवेट कंपनी में हम देखेंगे कि निदेशक की अधिकतम अब 12 के स्थान में 15 हो सकती है संख्या। 1/3 स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए, कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए, और कारोबार बंद करने की स्थिति में 2 वर्षों का वेतन देना है आपको। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले औसत वेतन की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। सार्वजनिक हित में सरकार जो है वो कंपनियों की जांच का आदेश दे सकती है। यह कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम भुगतान की शेयर पूंजी क्रमशः 1 लाख और 5 लाख की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। फिर यह आते रहा है ना, हम समय समय पे देखिए संशोधन होते रहा था। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 भी आया था। अपराधों में परिवर्तन, इस एक्ट के तहत शेयर होल्डर्स को अधिकारों में बदलाव करने पर लगने वाले जुर्माने को यह हटाता है। इन कंपनियों पर लागू होने वाले 3 साल के कारावास के प्रावधान को भी हटाता है, जो कि कानून का अनुपालन किए बिना अपने शेयर की पुनर्खरीद करती है। बाईबैक अपने शेयर को पुनः खरीद लेना। तो अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियों में वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं करने पे 5 लाख की बजाय 2 लाख का जुर्माना भरा जाएगा। तो ये सब है। निगम सामाजिक दायित्व बनाया गया है। फिर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण भी है, अपील भी कर सकते हैं। विदेशी क्षेत्राधिकारों में प्रत्यक्ष लिस्टिंग, सूचीबद्ध कंपनियों की परिभाषा से बाहर करना, सेबी जो होता है, सेबी के परामर्श पर ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए कुछ विशेष कंपनियों को सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा से बाहर कर सकती है। गैर कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक अपर्याप्त लाभ के मामले में यह एक्ट कार्यकारी के साथ साथ जो गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक हैं उनके पारिश्रमिक के भुगतान के लिए भी प्रावधान करता है। गौरतलब है कि इससे पहले एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के अपर्याप्त या कोई लाभ न होने की स्थिति में केवल कार्यकारी निदेशक
मतलब प्रबंधक, निदेशक व अन्य पूर्णकालिक निर्देशकों सहित पारिश्रमिक का प्रावधान था। तो कुल मिला के कंपनी एक्ट बनते रहते हैं। कंपनी संशोधन अधिनियम भी होता है जिससे कि 2020 में आया है, और ये हर तरह से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसमें लिस्टेड है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम कॉम्पिटिशन एक्ट भी बनाया गया। देखिए 2002 में नई औद्योगिक नीति जो एलपीजी वाली थी 1991 के बाद आई थी, उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन के दौर में एमआरटीपी एक्ट जैसे जो प्रतिबंधक कानून थे वो समाप्त हो गए। तो हमको आर्थिक वातावरण हमारा बदला था, ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट चाह रहे थे, विदेशी हो या फिर नेशनल हो या जहाँ से भी, तो उसको हमने पूरा खोल दिया था, मार्केट अपना ओपन कर दिया था। तो इसमें देखिए कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। 3 व्यवस्थाएं की गई थी इसके अंतर्गत। प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। जो भी फर्म है, फर्मों का समूह है, व्यक्ति है, व्यक्तियों का समूह है, तो सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, जो भी सेवा देगा उसके आपूर्ति, वितरण, अधिग्रहण, नियंत्रण के लिए कोई भी समझौता नहीं करेगा जिससे कि देश के प्रतिस्पर्धा पर प्रभावी प्रतिकूल असर पड़े। फिर कोई भी जो उद्यम है वो अपने प्रभाव शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। प्रतिस्पर्धा पे कोई असर पड़े ऐसा कोई काम नहीं करेगा। फिर कोई ऐसा संगठन नहीं बनाएगा जिससे कि बाजार प्रतिस्पर्धा पे प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ये भी नहीं करेगा। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कर्तव्य प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव और व्यवहार को समाप्त कर देना है और भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। जन जागरूकता, सृजन, प्रशिक्षण ये सब देना है, तो कंपटीशन अपना एक हेल्दी कंपटीशन हो सके। समस्याएं क्या है, देखिए भारत में औद्योगिक विकास के समूह, ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई समस्या क्या क्या है। तो समस्या ये है कि औद्योगिक विकास के लक्ष्यों और उपलब्धि में भारी अंतर है। जो हम लक्ष्य रखते हैं और जितना हम गेन करते हैं उसमें अंतर बहुत ज़्यादा है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उत्पादन में प्रयुक्त जो कच्चे माल होते हैं, मशीन होते हैं, उन्नत प्रौद्योगिकी है, इसका अभाव है। फिर कई उद्यमों का निराशाजनक निष्पादन है। पूंजी और साख, फंड, फाइनेंस, ऋण, है ना, ये सब का क्या है, कमी है। क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि होना, औद्योगिक रुग्णता मतलब दिवालियापन हो जा रहा है। देखिए ऐतिहासिक और विनियामक कारक हैं, हिस्टोरिकल कुछ रीज़न है, कुछ रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड हैं। विदेशी उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा हम नहीं कर पा रहे हैं। आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण है, उद्यमशीलता का अभाव है। तो ये सब कुल मिला करके समस्याएं हैं। फिर देखते हैं जीएसटी का कार्यान्वयन और उद्योगों पर इसका प्रभाव। देखते हैं कि 2017 में ये हुआ था। जीएसटी के क्रियान्वयन से कर बाधाओं को मुक्त करने के लिए हमने प्रयास किया था कि देश में एक जैसे साझे बाजार का निर्माण हो सकते। कब किया था? 2017 में किया था। और इसमें जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है करों का, जिससे कि विनिर्माण वस्तुओं के उत्पादन की लागत और कम हो जाएगी, लागत कम होगी, जटिल कर व्यवस्था से संबंधित लेन देन की लागतें कम होकर कारोबार में आसानी होगी। तो जीएसटी के क्रियान्वयन से यह भी अपेक्षा है कि असंगठित क्षेत्र के उद्योग भी इसमें कवर हो सकेंगे। असंगठित क्षेत्र हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको कर सकेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमिता जागरूकता अभियान, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, देखिए हम उद्यम अभिलाषा शुरू किए थे। 115 आकांक्षी ब्लॉक की स्थापना, फिर आकांक्षी ब्लॉकों को वो दिया गया था, लक्ष्य दिया गया था, और फिर उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि उनको भी ग्रामीण युवा जो है वो उनको उद्यमी बनाया जा सके। डिजिटल माध्यम के द्वारा प्रशिक्षण हम दे सकें, महिलाओं को इसमें मतलब शामिल कर सकें, महिला उद्यमियों पर फोकस करना, प्रतिभागियों को बैंकों से ऋण सुविधा ये सब दे पाना, और सीएससी यानी कॉमन जो सर्विस सेंटर थे उसके सहयोग से ग्राम स्तर के उद्यमियों के लिए व्यावसायिक अवसर उत्पन्न करना। तो ये सब इसके उद्देश्य थे। और बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो बौद्धिक संपदा अधिकार जो होते हैं वो वैज्ञानिक, औद्योगिक, साहित्य, कला, इसके क्षेत्र में जो नवाचार और खोज के लिए मिलने वाला कानूनी अधिकार है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ खोजा कि भाई इस तरीके से मतलब आपके साहित्य है, कला है, या किसी भी क्षेत्र में कोई नवाचार होता है तो वो आपका है, आपको उस बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आप उससे संबंधित अधिकार आपके पास होंगे। तो दिमाग की अगर कोई भी रचना, आविष्कार या साहित्यिक कलात्मक कार्य है उसका वाणिज्यिक प्रयोग करना है तो ऐसा नहीं कि कोई और करेगा। तो आपकी खोज है, आपके दिमाग की रचना है, आविष्कार है, साहित्यिक, कलात्मक, वाणिज्यिक उपयोग हेतु चिन्ह, नाम या फिर चित्रों का प्रयोग होता है। बौद्धिक संपदा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन किस में देखते हैं? औद्योगिक संपदा और कॉपीराइट। तो औद्योगिक संपदा के अंतर्गत नए आविष्कारों के लिए पेटेंट प्रदान करना, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन या भौगोलिक संकेतों को शामिल किया गया है। कहीं का कोई राइस फेमस है, कहीं का कोई चीज़ स्पेशली फेमस है, या कपड़ों में हो या भोज्य पदार्थ किसी में भी है, तो इसमें ट्रेडमार्क देना, पेटेंट कराना, औद्योगिक डिजाइन देना, भौगोलिक संकेतों का प्रयोग करना, ये औद्योगिक संपदा है। कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार क्या है? इसके अंतर्गत साहित्यिक एवं रचनात्मक कार्य जैसे कि उपन्यास है, कविता है, नाटक है, फिल्म है,
संगीत है, चित्र है, तस्वीर है, मूर्तियाँ हैं, इनको शामिल किया गया है। तो जैसे होता है ना, मान लीजिए कि शाहरुख खान की आवाज़ है और उसका हम गलत प्रयोग कर रहे हैं कोई और, तो वो कॉपीराइट में आ जाएगा। या उपन्यास किसी ने लिखा उसे कोई कॉपी कर ले, कविता, नाटक है, फिल्म, तो ये कॉपीराइट है, उससे संबंधित अधिकार होता है। बौद्धिक संपदा के प्रकार क्या हैं? देखिए प्रकार ये है, कॉपीराइट मतलब किसी का कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। ट्रेडमार्क किसी का पर्टिकुलर एक चिन्ह होता है, ट्रेडमार्क होता है। औद्योगिक डिज़ाइन होती है। भौगोलिक संकेतक, अब जीरा फुल राइस है या कुछ कहीं का चमड़ा है, चप्पल है, तो भागलपुरी सिल्क है ना, तो भौगोलिक संकेतक है। फिर पेटेंट है, उस नाम से उसको पेटेंट कराया गया है। तो बौद्धिक संपदा के अधिकार कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, पेटेंट और भौगोलिक संकेतक में इसको बांटा गया है। पेटेंट देखिए क्या होता है, कोई भी नया आविष्कार होता है और नए आविष्कार में जो उत्पाद बना है या फिर जो नया मतलब है नए उत्पाद के निर्माण या किसी भी उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया हो या तकनीक हो, उसके संदर्भ में पेटेंट अधिकार मिलता है। तो किसी भी पेटेंट अधिकार 20 वर्ष के लिए दिया जाएगा। तो 1970 में पेटेंट अधिनियम बना था, 1972 में इसे लागू किया गया था, 2005 में संशोधित किया गया। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट के तहत देखिए किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र, ये सब तकनीकों को इसमें शामिल किया गया कॉपीराइट में। इसमें 2 प्रकार के अधिकार हैं, देखिए आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार। आर्थिक अधिकार, इसके तहत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसकी कृति का उपयोग करने के बदले वित्तीय पारितोषिक दिया जाता है। तो वित्तीय मतलब कि फंड उसको दे दीजिए, फिर आप उसका उपयोग करिए, तो वित्तीय पारितोषिक देखिए। और नैतिक है कि लेखक रचनाकार के गैर आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाए। तो कॉपीराइट कानून होते हैं, लेखक, कलाकार, यदि कोई रचना हुई है, यदि कोई फिल्म बना है या कुछ पहले से है तो उसका प्रयोग आप कर रहे हैं, तो उसमें आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार इसमें शामिल होते हैं। तो ये हो गया कॉपीराइट। फिर है आपका ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क कोई चिन्ह होता है, जैसे आपने उसको प्रयोग किया, कोई चिन्ह है, कोई 3 डायमेंशनल कोई आकार है, संगीत है, ध्वनि है, सुगंध है, तो विशेष प्रकार के रंग का उसमें प्रयोग किया गया है। तो ट्रेडमार्क के द्वारा उपभोक्ता किसी भी वस्तु सेवा को पहचान सकते हैं। जैसे कि कोई चिन्ह है, कोई भी चिन्ह, पार्ले जी में मान लीजिए लिखा है कि पार्ले के बाद बड़ा सा जी लिखा है, तो उसका एक पर्टिकुलर क्या है, ट्रेड वो है, तो आप इसको प्रयोग नहीं कर सकते इस ट्रेडमार्क को। या फिर कोई स्वास्थ्य का चिन्ह है मान लीजिए किसी कंपनी का, तो ट्रेडमार्क इस तरीके का होता है, कोई पर्टिकुलर चिन्ह, कोई 3 डायमेंशनल आकृति। फिर है औद्योगिक डिजाइन। देखिए इंडस्ट्रियल डिजाइन, डिजाइन का अभिप्राय होता है आकार, अनुक्रम, प्रारूप, विन्यास, अलंकरण, ये सब तो 3 डायमेंशनल रूप में होता है। ये भी घड़ियाँ, आभूषण, ये सब में औद्योगिक डिजाइन। HMT है मान लीजिए, HMT तो उसका कुछ औद्योगिक डिजाइन है। या फिर ये टी करके लिखा रहता है उसमें ना, ये डायमंड वाला जो है आपका, या किसी भी में जो प्रयोग होता है हस्तशिल्प उत्पाद में, तो उसमें औद्योगिक डिजाइन होते हैं। भौगोलिक संकेतक। देखिए भौगोलिक संकेतक का आशय उत्पादों में प्रयुक्त ऐसे चिन्ह होते हैं जिसमें कि भौगोलिक मूल स्थान का, जैसे तिरुपति के लड्डू हैं या कश्मीरी पश्मीना है, तो भौगोलिक संकेतक बनारसी साड़ी है, कस्बा, शहर या राज्य, देश भी हो सकता है इसमें। जैसे कि स्विट्जरलैंड में निर्मित घड़ियाँ पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, तो भौगोलिक संकेतक। ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं कि किसी भी कंपनी या कारोबार के लिए अति महत्वपूर्ण कुछ ट्रेड सीक्रेट्स हैं, उनकी वितरण विधियाँ कैसी होती हैं, उनकी सूचनाएं, उनका डाटा कि किस प्रकार से वो चला रहे हैं, संबंधित सूचनाएं, वितरण विधियाँ, उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाएं, प्रचार रणनीति, किस तरह से वो प्रचार करते हैं, ग्राहकों एवं आपूर्तिकर्ताओं से जो सूचियां हैं, विनिर्माण प्रक्रियाएं हैं, तो ट्रेड सीक्रेट से संबंधित सूचना लीक करने वालों के भी विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होती है। फिर बौद्धिक संपदा अधिकार नीति देखिए 2016 खाका तैयार किया गया था। इस जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति IPR पॉलिसी को अंगीकार किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय बौद्धिक संपदा क्षेत्र में सुधार करना है, रचनात्मक भारत, अभिनव भारत की दिशा में अग्रसर। तो यहाँ पे ये रचनात्मक भारत, अभिनव भारत, ये इम्पोर्टेंट है, रचनात्मक भारत, अभिनव भारत। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन भी बना। देखिए मतलब अगर आप अपनी चीज़ों को सेल करते हैं या आपका कोई प्रयोग करता है, तो उसके लिए आपको आर्थिक कुछ ना कुछ बेनिफिट देना होगा। ये वर्ल्ड लेवल पे भी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। यह संगठन विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण का कार्य करता है। विश्व बौद्धिक संपदा संरक्षण की स्थापना 1967 में हुई थी और 193 देश इसके संगठन देश हैं। अब देखते हैं हम सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, चौथी जो औद्योगिक क्रांति का केंद्र है। मुंबई में 2018 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की गई और उद्योग 4.0, चौथी औद्योगिक क्रांति उद्योग 4.0 में मानव जीवन के वर्तमान और भविष्य को बदलने की क्षमता मौजूद है। ये सब चर्चा हुई। औद्योगिक क्रांति हमेशा से होता आया है
और चौथी औद्योगिक क्रांति यानी कि 4.0 की बात की गई है। हम देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो और बीजिंग के बाद भारत दुनिया का चौथा केंद्र है जिसकी शुरुआत होने से भविष्य में अपार संभावना के द्वार खुलेंगे। तो प्रमुख बिंदु इसमें क्या है, देखिए कृत्रिम बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअल जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मशीन लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है यानी कि IoT, ब्लॉकचेन, सब अपने आप में एक एक वर्ड जो है ना ये शॉर्ट नोट्स हैं या फिर 2 मार्क्स 4 मार्क्स जो भी जहाँ पे जैसे एग्ज़ाम होते हैं। मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग, कृत्रिम बौद्धिकता, AI हो गया आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और बिग डाटा जैसे उभरते हुए क्षेत्र भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। बिग डाटा पे भी शॉर्ट नोट आ चुका है, बिग डाटा। तो इसको सर्च करना है, पॉज करके इसको नेट से देखा जा सकता है कि क्या क्या होते हैं ये सारी चीज़ें और दिमाग में बना लेना है। तो उभरते हुए क्षेत्र हैं जो भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं, नागरिक के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। तो न सिर्फ औद्योगिक परिवर्तन है बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी है। देखिए, आप पहले हमेशा कैश रखते थे अपने पास, कैश कहीं जाना है कैश। आज आपके पास स्मार्टफोन है, आपको टेंशन नहीं है। 10 रुपए से लेकर के अगर 10 करोड़ तक का भी आपको भुगतान करना है तो आप मतलब टेंशन नहीं है। तो UPI के माध्यम से कर रहे हैं या फिर RTGS कर रहे हैं, जैसा भी प्रक्रिया अगर उपयोग हो रही है, तो हमको देख रहे हैं डिजिटलाइज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस सामाजिक परिवर्तन भी हुआ है, लोगों के पास कैश रखने का प्रचलन कम हो गया है। कामकाज को हम बेहतर बना रहे हैं, व्यापार में तेजी ला रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान डेटा मतलब कि डिजिटल इंडिया ने तो ऐसा परिवर्तन किया है कि गांव-गांव तक जो है अब चीज़ें पहुंच गई हैं। संचार, इंटरनेट कवरेज, मोबाइल इंटरनेट सुविधा लेने वालों की संख्या बढ़ गई है। दूरसंचार के क्षेत्र में 93% वृद्धि हुई है, 93%। करोड़ों भारतीयों के पास स्मार्टफोन है। विश्व में सबसे अधिक मोबाइल डेटा खपत भारत में होती है और भारत में एक ऐसा देश है जहाँ पे डेटा बेहद कम कीमतों पर उपलब्ध है। इस संदर्भ में भारत ने डिजिटल जो अवसंरचना है को आधार, UPI, ई-नाम, जेम सहित इंटरफेस यहाँ पे उपलब्ध है। तो हमने काफ़ी कुछ किया है। उद्योग 4.0 में ये थोड़ा सा हैजी हो गया है ये पेज। उद्योग 4.0 और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार से स्वास्थ्य क्षेत्र में, देखिए हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य है, अधोसंरचना है, स्कूल्स हैं, मतलब मेडिकल क्षेत्र हो या फिर आपका कृषि वाला क्षेत्र है। देखिए ड्रोन का प्रयोग हम जैसे कर रहे हैं, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट यातायात, बहुत सारे एप्लीकेशन हम बना दे रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, अटल नवाचार, औद्योगिक क्रांति, जल व भाप की शक्ति हुई सी थी पहली वाली। दूसरी वाली विद्युत ऊर्जा से अत्यधिक उत्पादन किया गया। तीसरी वाली में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी का, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए फर्स्ट औद्योगिक क्रांति हमारी कब हुई थी, जब हम जल और भाप की शक्ति से काम कर रहे थे। दूसरी में हम बिजली, सेकंड वाले में बिजली का, विद्युत ऊर्जा से अत्यधिक उत्पादन किया गया। तीसरे वाले में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया। अब चौथा जो है हमारा औद्योगिक क्रांति, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब जो हम चर्चा किए, इंटरनेट कनेक्टिविटी, तीव्र गति वाली संचार तक, टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग, AI, डिजिटलाइजेशन, वैल्यू चेन, ये सबसे रिलेटेड है। तो 4, अगर कोई पूछता है औद्योगिक क्रांति 4 क्या है, तो शांत नहीं रहना है, हमको आता है औद्योगिक क्रांति 4 क्या है। तो इससे संबंधित योजनाएं देखिए, मेक इन इंडिया सबसे पहले तो 2014 में मेक इन इंडिया की पहल शुरू की गई थी और निवेश स्थल के रूप में इसको बढ़ावा दिया गया था। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग निवेश भारत, इन्वेस्ट इंडिया के नाम से सुविधा सेवा एजेंसी का प्रवर्तन किया गया। इन्वेस्ट इंडिया मतलब इंडिया में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो चाहे हमारे देश के लोग करें या बाहर के लोग करें, जो भी करें पर इन्वेस्ट करें। मेक इन इंडिया की पहल 4 स्तंभों पर आधारित है जिसको बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। देखिए नई प्रक्रिया, इसका उद्देश्य क्या है, कारोबार और व्यवसाय के संपूर्ण जीवन चक्र के लिए लाइसेंस मुक्त, मतलब कि अब लाइसेंस वाला जो राज था, लाइसेंस मुक्त एवं विनिमय मुक्त किया जाए चीज़ों को। नई अवसंरचना मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया होना चाहिए, प्रक्रिया नई होनी चाहिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिक हाई स्पीड संचार हो, लॉजिस्टिक की व्यवस्था को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी पर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक कॉरिडोर, स्मार्ट सिटीज विकसित करना। देखिए कोई चीज़ क्यों हो रही है, जो भी आप अपने आस पड़ोस में सुनते हैं, अपने गांव शहर कस्बे में सुनते हैं, वो क्यों हो रही है पता होना चाहिए। तो नई प्रक्रियाएं, लाइसेंस मुक्त हमने शुरू किया। फिर औद्योगिक कॉरिडोर का विकास किया। मेक इन इंडिया के तहत विनिर्माण, अवसंरचना, ये सब क्षेत्र में चिन्हित किया और कार्य शुरू किया। कंस्ट्रक्शन में, रेलवे अवसंरचना क्षेत्र में FDI की अनुमति दे दी, रेलवे में भी। नया दृष्टिकोण ये है कि आमूलचूल बदलाव,
आर्थिक विकास में उद्योगों के साथ साझेदारी करेगी, ना कि विनियामक की भूमि सरकार की भूमिका को बदला गया। सरकार सिर्फ रेगुलेटरी ना होकर के मतलब पार्टिसिपेटरी मोड में आ गई। तो नई प्रक्रियाएं, लाइसेंस मुक्त किया गया, नई अवसंरचना, स्मार्ट सिटीज, औद्योगिक कॉरिडोर, नए क्षेत्र विनिर्माण अवसंरचना में नए क्षेत्र और नया दृष्टिकोण, क्योंकि सरकार की भूमिका यहाँ पे बदल रही है। तो मेक इन इंडिया के तहत विदेशी निवेशकों के साथ साथ जो चुनिंदा घरेलू कंपनी है उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो कि नवाचार और नई टेक्नोलॉजी के मामले में अग्रणी है। तो इसके तहत पर्यावरण अनुकूल और उन्नत निर्माण को बढ़ावा देने पे ध्यान, पर्यावरण भी अनुकूल होना चाहिए ना, वैसा नहीं हम डेवलपमेंट केवल कर रहे हैं और इधर जो है इसकी वाट लगी हुई है, ठीक है, पर्यावरण की। तो ऐसा नहीं करना है। उन्नत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाए, साथ ही इन कंपनियों को वैश्विक वैल्यू चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में भी मदद दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में मध्यावधि की तुलना में 12 से 14% की वृद्धि दर प्रति वर्ष, देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16 से 25% तक बढ़ाने और मुख्य रूप से अकेले विनिर्माण क्षेत्र में 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करना है। अभी हमने देखा कि विनिर्माण क्षेत्र में हमने कोई अच्छा नहीं किया, 12 से 14% ही वृद्धि दर है, जबकि हमको इसको और बढ़ाना था। और अभी तो 7-8% ही है। प्रति वर्ष हम देख रहे हैं कि सकल घरेलू हिस्सेदारी 25% तक करना था, वो भी 16-17 में अटका हुआ है। तो अब 2025 तक टारगेट किया गया कि इसको हम पूरा लेंगे, लेकिन अभी 2026 आ गया है, अभी तक तो ऐसा कुछ स्थिति अनिर्मित नहीं हो पाया है। इसलिए बार बार मेंस के प्रश्न में पूछ रहा है कि विनिर्माण सेक्टर में हम कहाँ पे मतलब गलत करें, रोजगार क्यों नहीं उतना उपलब्ध कर पा रहे हैं। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पे विश्व क्षेत्र में हम अग्रणी बन सकते हैं, जिसको सेलेक्ट किया गया है। तो जिसमें ऑटोमोबाइल है, उड्डयन है, रसायन है, रक्षा है, इलेक्ट्रॉनिक है, आईटी और बीपीएम है, मनोरंजन, मीडिया, तेल गैस, बंदरगाह, नवीनीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, पर्यटन, वेलनेस, ऑटोमोबाइल के घटक, जैव प्रौद्योगिकी, निर्माण क्षेत्र, विद्युत उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, खनन, फार्मास्यूटिकल, रेलवे, सड़क, राजमार्ग, वस्त्र और तापीय ऊर्जा। तो एमएसएमई क्षेत्र में विनिर्माण से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास को गति देने के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास कोष का शुभारंभ किया गया है। इस योजना में पेटेंट पूल के जरिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सहायता दी जाएगी। प्रदूषण रोकने तथा ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए उपकरणों में ये दिया जाएगा। यह कोष एक स्वशासित पेटेंट पूल और लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेगा। मेक इन इंडिया की पहल का उद्देश्य क्या है? नए आविष्कार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घरेलू कंपनियों को पहचान करना। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, ये सब टर्म्स यूज करने हैं में इसमें। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, और कंपनियों को वैश्विक जो है श्रृंखला भाग लेने के लिए मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। रक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि विदेशों पर निर्भरता को कम करने के लिए अब देखिए, चाहे वो इसरो है या फिर डीआरडीओ है, इनके संयोग जो R&D है, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो बढ़ाया गया है, फंड बढ़ाया गया है। और ड्रोन का निर्माण हो, मिसाइल का निर्माण हो, इवन हम बाहर देशों में निर्यात भी कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी। तो वर्तमान में एफडीआई व्यवस्था के अंतर्गत स्वचालित देखिए कंपनी के द्वारा 74% भागीदारी की अनुमति मिली है। रक्षा क्षेत्र हेतु सरकार ने लाइसेंस नीति को और उदार बना दिया है, जैसे कच्चा माल, परीक्षण उपकरण लेना है, कास्टिंग, फोर्जिंग, मशीनरी आदि के लाइसेंस के दायरे से बाहर रखा गया है। मेक इन इंडिया के तहत वर्तमान नीति में सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा। रेल वाले में भी देखिए 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। मुख्य विशेषताएं क्या है? व्यवसाय करने में सुगमता, ताकि इजीली हम व्यवसाय कर सकें। सरल लाइसेंसिंग और नियम, जो रेगुलेशन है और लाइसेंसिंग है इसको थोड़ा सा इजी करना है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, सोच में बदलाव, सुगमता एवं उत्प्रेरक के रूप में सरकार की भूमिका को फैसिलिटेटर के रूप में दिया जा रहा है, न कि कंट्रोलर या फिर केवल रेगुलेटर। परमिट जारी करने में साझेदार के रूप में एफडीआई में रक्षा, विनिर्माण, रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खोल दिया गया है। रक्षा के क्षेत्र में भी, मैन्युफैक्चरिंग में और रेलवे में। तो मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाने वाली नई आधारभूत संरचना क्या है? औद्योगिक गलियारा, जैसे अभी हमने देखा था मुंबई दिल्ली वाला। औद्योगिक क्लस्टर बनाए गए हैं जहाँ पे इजी रहेगी, लिबरल रहेंगी नीतियाँ और उसको प्रमोट किया जाए। स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटीज़, हाई स्पीड रेल, मेट्रो रेल और पानी और गैस ग्रिड्स। तो मेक इन इंडिया भी देखिए हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, हाल ही में सब करंट भी ऐड करते चलना है, बनाया गया। मेक इन इंडिया 2.0 वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के समीकरण को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 27 क्षेत्रों पे ध्यान केंद्रित करिए। क्षेत्र देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। फर्नीचर का हो गया, एयर कंडीशनर, चमड़ा, जूता, रेडी टू ईट, मछली पालन, कृषि उपज, ऑटो घटक, एल्यूमिनियम है,
इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि रसायन, इस्पात, कपड़ा, इसमें से अगर 4 से 5 पॉइंट भी याद रहता है लिखने के लिए तो ठीक है, और पता भी होना चाहिए हमको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखिए एकीकृत जो सर्किट है, इथेनॉल है, सिरेमिक है, सेटअप बॉक्स, रोबोटिक्स, बहुत ही उभरता हुआ विषय रोबोटिक्स, टेलीविजन, क्लोज सर्किट कैमरे, सीसीटीवीज हो गए, खिलौने हो गए, ड्रोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ड्रोन, चिकित्सा उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण, खेल का सामान, जिम उपकरण, है ना, ये सब जो है उप क्षेत्र है। मेक इन इंडिया 2.0 के 24 उप क्षेत्र हैं। तो इसमें से खाने से रिलेटेड देख लें, पहनने से रिलेटेड, कृषि में कृषि उपज, कृषि रसायन, इथेनॉल, ये सब आता है, इस्पात, कपड़ा, उद्योग, चिकित्सा उपकरण, खेल सामान, ड्रोन, है ना, ये सब है। ई बीज मिशन क्या है देखते हैं अब। ई बीज मिशन, तो ई बीज मिशन में सरकार निवेशकों और व्यापारिक घरानों को रिटर्न फाइल करने में भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। ई बीज मिशन की शुरुआत की है। निवेशकों और व्यापारिक घरानों को रिटर्न फाइल करने के लिए भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो ये तैयार किसके द्वारा किया गया है, तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इसके द्वारा किया गया है। इस परियोजना में ऐसी पारिस्थितिकी प्रणाली का सृजन करना है जिसके माध्यम से व्यापार और निवेश के बारे में केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन से संबंधित सभी नियामक सेवाओं की जानकारी एक एकल पोर्टल पे उपलब्ध हो। तो जो हमारा ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक मतलब कि डीपीआईआईटी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है ने ई बीज पोर्टल पे केंद्र सरकार की 11 सेवाएं लॉन्च की हैं। कितनी सेवाएं? 11 सेवाएं लॉन्च की हैं। सरकार चाह रही है हर चीज़ को ईजी बनाना, कि कोई भी चीज़ हेडेक ना लगे, आप आराम से किसी चीज़ को कर सकें। तो 4 सेवाएं कंपनी मामलों में मंत्रालय से, 2 सेवाएं केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड से, एक सेवा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन से व विदेश व्यापार महानिदेशालय से, 2 सेवाएं भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ी हुई हैं। यह परियोजना पीपीपी पर आधारित है, सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ई बीज जो है वो भारत के गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल की अवधारणा बेंगलुरु स्थित इंफोसिस लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई है। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस राष्ट्रीय स्मार्ट सरकार संस्थान सलाहकार इसका जो है वो भागीदार है। यह परियोजना 10 वर्षों की अवधि के लिए विकसित की गई है। इसमें 3 वर्ष में पायलट चरण के लिए से 7 जो है विस्तारीकरण के लिए है। तो इसमें जो राज्य है आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा है ना, पायलट राज्य में पहले इसको किया गया, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। 11 सेवाओं के एकीकरण के साथ नागरिक और सरकारी विभागों के बीच में सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से मुहैया कराए जाने की व्यवस्था शुरू की गई। ई बीज मिशन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के 31 मोड परियोजना में से एक है। इन्वेस्ट इंडिया देखिए, इन्वेस्ट इंडिया की शुरुआत निवेश संवर्धन प्रयासों को मजबूत करने के लिए जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको, विशेषकर लघु और मध्यम उद्यमियों तथा परिवार स्वामित्व वाले विदेशी उद्यमों को संगठित रूप में तात्कालिक सेवाएं प्रदान करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत की गई थी। इन्वेस्ट इंडिया याद रखना है, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, ई बीज मिशन। पूछेगा क्या परिवर्तन हो रहा है तो ये सब हमको बताना पड़ेगा। इन्वेस्ट इंडिया, ये सब टर्म्स होते हैं जिसको हर जगह पे यूज़ करना है, इवन इंटरव्यू में भी बोल देना है। इन्वेस्ट इंडिया वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के डीपीआईआईटी तथा भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल फिक्की जो होता है और राज्य सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। जो इन्वेस्ट इंडिया है वो आपका डीपीआईआईटी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के डीपीआईआईटी भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल परिसंघ जो फिक्की है उसका और राज्य सरकारों का और स्टेट का क्या है, संयुक्त उपक्रम है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ये तीनों हैं। इन्वेस्ट इंडिया भारत में व्यापार करने के लिए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करने, नीति नियामक मुद्दों पे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए और भारतीय उद्योग से संबंधित क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के बारे में विशेष अध्ययन करने के लिए प्रथम संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। स्टार्टअप इंडिया भी 16 जनवरी 2016 से स्टार्ट किया गया था। स्टार्टअप देखेंगे अभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, बहुत सारे नव प्रवर्तन जो कि हैं नवाचार, इनोवेशन है, उसके स्टार्टअप के संवर्धन के लिए मजबूत अर्थतंत्र का निर्माण करना इसका उद्देश्य है, जो सतत आर्थिक विकास का संचालन करेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पहल के जरिए सरकार का उद्देश्य है कि स्टार्टअप उद्यमों को नव प्रवर्तन और डिजाइन के जरिए आगे विकास करने हेतु सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। 3 वर्षों के लिए कारोबारियों को क्या करेंगे, टैक्स में छूट देंगे, फंड्स की व्यवस्था करेंगे, पूंजीगत लाभ निवेश करने पर छूट देंगे, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति है। वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए सरकार ने 2500 करोड़
का शुरुआती कोष बनाया है, जो अगले 4 सालों के दौरान 10,000 करोड़ का कोष हो जाएगा। तो स्टार्टअप इंडिया जो है वो कार्य योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा 9 श्रम और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र योजना भी शुरू की गई है। तो कितनी चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है उसके बारे में हमने देखा। फिर इसके 3 स्तंभ देखिए कार्य योजना की। स्टार्टअप इंडिया के क्या क्या है? सरलीकरण और हैंड होल्डिंग, आसान ईज होना चाहिए, धन का समर्थन, प्रोत्साहन और उद्योग शिक्षा में भागीदारी। सरलीकरण, हैंड होल्डिंग, सरलीकरण ईजी है ना, धन का समर्थन और प्रोत्साहन और उद्योग शिक्षा भागीदारी। तो स्टार्टअप के लिए देखिए सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम होगा। कितनी अच्छी बात है, सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम होगा। 3 साल तक किसी भी स्टार्टअप के निरीक्षण हेतु कोई अधिकारी नहीं आएगा। स्वप्रमाणन, सेल्फ सर्टिफिकेशन आप स्वप्रमाणित करिए कि जो भी आपका चल रहा है आप हर चीज़ को स्वप्रमाणित करके देंगे। तो यह व्यवस्था कर्मचारियों के ग्रेच्युटी भुगतान, ठेका कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि कोष, पानी और वायु प्रदूषक कानूनों के मामले में उपलब्ध होगी। स्टार्टअप इंडिया हब बनाए जाएंगे, जो कि हब की जिम्मेदारी मिशन को आर्थिक मदद, फाइनेंस देना, ज्ञान आदान प्रदान कार्यक्रम को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए एप्लीकेशन और वेब पोर्टल शुरू किया जाएगा। एक साधारण फॉर्म होगा जिसे कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा। स्टार्टअप के लिए जो एग्जिट प्लान है उसकी स्थापना की जाएगी, जिसके तहत 90 दिन की अवधि में ही स्टार्टअप अपना कारोबार बंद कर सकेंगे। फिर वैश्विक स्तर पर पहचान के लायक जो स्टार्टअप्स होंगे उनको चयनित करके उसको सरकार 10 करोड़ तक की मदद भी देगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वैश्विक स्तर पर आप पहचान बनाते हैं अपने स्टार्टअप का तो आपको इतनी सहायता भी दी जाएगी। तो स्टार्टअप कोई भी कर सकता है, युवा भी कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में नए नए स्टार्टअप्स आप सर्च करेंगे तो मिलेगा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो स्टार्टअप उद्योगों में सरकारी ठेके में अनुभव, कारोबार सीमा मामले में छूट है। एक राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें अगले 4 सालों में 500 करोड़ तक का बजट आवंटन है। देश में जो नव प्रवर्तन सोच के साथ आने वाले तकनीक आधारित या नए उद्यमों के लिए उदार पेटेंट व्यवस्था लाई जाएगी। पेटेंट पंजीकरण शुल्क में देखिए 80% तक की छूट होगी। बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये योजना बनाई है। स्टार्टअप कारोबारियों की तरह कमाए जाने वाले लाभ पर व्यवसाय शुरू होने से पहले 3 सालों तक आयकर में छूट रहेगी, टैक्स में छूट है। ऐसे उद्यमों में वित्त पोषण को मतलब कि फंड को हम बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों के द्वारा किए गए निवेश के बाद अपनी संपत्ति बेचने पर 20% की दर से लगने वाला पूंजीगत लाभ कर से भी छूट होगा। तो टैक्स में भी देखिए छूट दी गई है। अगर आप वित्त पोषण को बढ़ावा दे रहे हैं तो निवेश के बाद अपनी संपत्ति को बेचते हैं तो 20% तक लगने वाले पूंजीगत लाभ में भी छूट है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य प्रतिभा को बढ़ावा देना होगा। नए नए जो उद्यमी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनक्यूबेटर्स के बीच स्वस्थ और अच्छे प्रयास, गुड प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक इनक्यूबेटेड ग्रैंड चैलेंज लाया जाएगा। वित्तीय सहायता के माध्यम से पूरे भारत में अटल इनोवेशन मिशन के तहत इंक्यूबेशन केंद्र, अटल इनोवेशन मिशन में बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट लॉन्ग नोट आ चुका है। तो इसे क्या है, अटल इनोवेशन मिशन के तहत नए इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो स्थापित किए जाएंगे। इंक्यूबेटर विकास की शुरुआती अवस्था में स्टार्टअप को आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। सरकारी खरीद के नियम में ढील दिया जाएगा। स्टार्टअप बनाने हेतु ऋण गारंटी कोष से ऋण का प्रवाह होगा इजीली। इस कोष में जोखिम के बदले गारंटी उपलब्ध हो सकेगी। एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख विद्यालय, 10 लाख विद्यार्थियों को परिलक्षित किया जाएगा। इंस्पायर देखिए, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट इंस्पायर्ड रिसर्च पुरस्कार योजना, इसका ये किया गया है। इंस्पायर योजना को स्टार्ट किया गया है, पुरस्कार योजना है एक इंस्पायर। तो देश भर के IIT, IIM, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और NIT से सीधे संपर्क के द्वारा इस कार्यक्रम को जोड़ा जाएगा। नेस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप आधार के परिप्रेक्ष्य में भारत जो है विश्व में 3रे स्थान पे है। अभी तो काफ़ी और ज़्यादा अच्छी स्थिति हो गई है। स्टैंड अप इंडिया देखिए, हम अभी पढ़ते जा रहे हैं ना, ये ध्यान रखना है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, ई-बीज मिशन, ठीक है। डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं कि अंदर में भी क्या कहानी चल रही है वो हमें पता हो। बाकी ऊपर ऊपर तो मेक इन इंडिया जानते ही हैं आप, ईज भी है, इन्वेस्ट इंडिया जानते हैं, ई-बीज मिशन, स्टार्टअप इंडिया। तो मुख्य बिंदु हमने देख लिया कि स्टार्टअप के लिए कितनी सारी सुविधा सरकार दे रही है। एक फैसिलिटेटर के रूप में आपको टैक्स में भी छूट मिल रहा है, आर्थिक मदद मिल रही है, आपका ज्ञान आदान प्रदान के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर हम देख रहे हैं स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया कई बार आ चुका है, किसके लिए है? सबसे पहले तो आपको इसमें लक्षित कौन है, तो ST हैं, SC हैं और महिला हैं। कहीं पे भी इसमें OBC नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन होता है।
ST SC और फीमेल के लिए है। उनके बीच में किसको बढ़ाना है? उद्यमशीलता को बढ़ाना है। तो स्टैंड अप मतलब जो बैठा है उसी को ही स्टैंड अप कहेंगे, जो ऑलरेडी खड़ा है उसको तो कहेंगे नहीं। तो स्टैंड अप इंडिया है मतलब कि इन लोग को खड़ा करना, और इसके उद्देश्य से औसतन प्रति बैंक शाखा में कम से कम ऐसी 2 परियोजनाओं को सुगम बनाना है। इसमें 2025 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया था। वेब पोर्टल के साथ स्टैंड अप इंडिया योजना को लॉन्च किया था। इसमें देखिए 1.25 लाख बैंक शाखा नेटवर्कों के माध्यम से 2.5 लाख उधारकर्ताओं को फायदा होगा। 2.5 लाख 10,000 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ भारतीय लघु विकास बैंक जो CDB है, CDB के जरिए पुनर्वित्त खिड़की की स्थापना करना। जो राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड है, इसके जरिए 5,000 करोड़ के कोष का निर्माण। भाई कोष बनाएंगे तभी तो हम उधार दे पाएंगे ना। और कोष किसके माध्यम से बनाएंगे? तो राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के जरिए उधार लेने वालों को ऋण पूर्व चरण संचालनों दोनों प्रक्रियाओं के दौरान सहयोग देना। किसी को आ ही नहीं रहा है कि ऋण कैसे लें, चरण क्या है उसका, कैसे संचालन करेंगे, तो उसमें भी सहयोग देना। और इसमें जो भी प्रक्रियाएं हैं, लेखा क्रय सेवाएं हैं, घनिष्ठता को बढ़ाना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मार्केट स्थानों के साथ पंजीकरण, जो भी प्रचालन में समस्या समाधान आ रही है उनके सत्रों का आयोजन करना। इसमें जो ST हैं, SC हैं, महिला हैं, उनको सहायता प्रदान की जाएगी। इसका समग्र उद्देश्य है कि आबादी के सुविधा विहीन क्षेत्रों तक बैंक की सुविधाएं, जो भी सुविधा विहीन क्षेत्र है वहां तक बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उठाना। तो CDB के जो कार्यालय हैं और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है को स्टैंड अप संपर्क केंद्रों के रूप में नामित किया जाएगा। तो इस पहल से अन्य विभागों में चल रही जो भी योजना थी उसको भी सहयोग करने में लाभ मिलेगा। और यह बैंक ऋण जो है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला वर्ग को ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए 10 लाख से 1 करोड़ और 7 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा। तो हितग्राही लक्षित कौन है वो हो गया, हेल्प कैसे मिलती है वो हो गया, राशि कितनी है तो 10 लाख से लेकर के 1 करोड़। कब तक के लिए दिया जाएगा? कब तक के लिए? 7 ईयर्स के लिए। 7 ईयर्स के लिए। तो इसके तहत ऋण उपयुक्त रूप से संरक्षित एवं एक ऋण गारंटी योजना के जरिए ऋण गारंटी से समर्पित होंगे, जिसके लिए वित्तीय सेवा विभाग निपटान करता होगा और जो NCGTC संचालक एजेंसी होगी। इसमें मार्जिन धन 25% तक रहेगा। ऋण का जो मार्जिन धन है, एक अवधि के बाद ऐसा प्रस्ताव है कि क्रेडिट ब्यूरो के जरिए कर्जदारों के ऋण इतिहास का निर्माण किया जाएगा। भाई किसने कैसा ऋण लिया, वापस किए कि नहीं किए, क्या किए, है ना, इससे रिलेटेड इसका पूरा एक हिस्ट्री शीट बनेगा। फिर देखिए मुद्रा योजना, जो कि 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। इसमें माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फुल फॉर्म। इससे बहुत सारे प्रश्न आए, आज भी आ रहे हैं, ठीक है, आज भी आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ये चार्ट बना है। शिशु ऋण योजना है, 50,000 तक का ऋण। किशोर है जो कि 50,000 से 5 लाख तक का है, और तरुण है जिसमें कि 5 लाख से लेकर के 10 लाख ऋण का प्रावधान है। तो 50K तक क्या है? शिशु है। फिर 50K से आप 5 लाख तक देखेंगे तो क्या है? किशोर है। और 5 लाख से 10 लाख तक देखेंगे तो तरुण है। इस तरीके से इसको बनाया गया है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 15-16 के बजट में 20,000 करोड़ की राशि तथा 3,000 करोड़ की ऋण गारंटी राशि के साथ सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी, जो कि मुद्रा बैंक है, के सृजन का प्रस्ताव रखा गया है। और मुद्रा बैंक उन सभी सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के जरिए विकास एवं पुनर्वित्त के लिए जवाबदेह होगा जो विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों से जुड़े होंगे। सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण देने के व्यवसाय में है, और यह सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं जैसे कि छोटे उद्योग को वित्त प्रदान करने के लिए एक नियामक के रूप में कार्य करेगा। मुद्रा बैंक जो है वो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण न देकर के उन संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है जो कि सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। मुद्रा लोन के अंतर्गत ये बताया गया, इसका उद्देश्य क्या है? छोटी इकाइयों को कम लागत पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। छोटी इकाइयों को क्या करना है? कम लागत पे फंड उपलब्ध कराना। रोजगार को बढ़ावा देना, संस्थागत वित्त को बढ़ावा देना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। मुद्रा बैंक जो है वो MSME उद्योगों को सस्ती दरों पर आसान दर में लोन उपलब्ध कराता है। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना क्या है? इसको कहा जाता है PLI, ठीक है, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। 2024 में देखिए $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 2 डिजिट्स अंकीय वृद्धि वांछनीय है, ठीक है।
इसके लिए देशों में विनिर्माण कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनने की आवश्यकता है। मतलब हमारी भी जो कंपनियां हैं ना, उनको वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें जाना पड़ेगा, तभी तो हम सेकंड 2 डिजिट में हमारी वृद्धि जो दर अभी 7 to 8% रह गई है, उसका हमारा लक्ष्य था 16-17% करना, तो वहाँ हम जा पाएंगे। तो इस दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव सिस्टम की घोषणा की है। तो वैश्विक निर्माता के रूप में हमको एस्टैब्लिश होना है और निर्यात को क्या करना है, बढ़ावा देना है, निर्यात को बढ़ावा देना है। तो मार्च 2020 में PLI शुरू किया गया था आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। तो भारत सरकार के प्रयासों की आधारशिला है। यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना, वैश्विक व्यापार में प्रभुत्व हासिल करना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उतार चढ़ाव और आघात सहने के लिए तैयार होना। जिसे हम देखते हैं 1991 के पूर्व हमारी संरक्षणवादी दृष्टिकोण चल रहा था। 1991 में हमने फिर मार्केट को खोला, LPG किया है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस योजना का उद्देश्य देखिए क्या है, विनिर्माण को बढ़ावा देना, घरेलू रूप से निर्मित वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना, घरेलू क्षमता और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाना, मुख्य रूप से योग्यता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय कंपनियों की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाने के साथ साथ नवीनतम तकनीक को प्रयोग करना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने के लिए क्षमताओं को बढ़ाना। ये है हमारा देखिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। क्रियान्वयन एजेंसी इसमें कौन थी, कौन कर रहा था? ये PLI स्कीम जो चल रही है उसकी एजेंसी कौन है? तो संबंधित मंत्रालय विभाग के द्वारा लागू किया जाएगा और यह समग्र वित्तीय सीमाओं के दायरे में रहेगा, मंत्रालय और विभाग, ठीक है। फिर है इसमें प्रमुख बिंदु क्या है, 3 लाख करोड़ तक का कैपेक्स यानी कि पूंजीगत व्यय करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी 5 वर्षों तक, 2022-23 से लेकर के, मतलब ये चल रही है 22-23 से लेकर के 5 वर्षों तक PLI योजना में 3 लाख करोड़ तक का कैपेक्स ये जो है पूंजीगत व्यय करने की प्रतिबद्धता। इस योजना के तहत भारत में 60 लाख से अधिक रोजगार पैदा करने, रोजगार पहला तो व्यय इतना पैसा खर्च करेंगे, फिर इतना रोजगार पैदा करेंगे, लक्ष्य रखा गया है 60 लाख से भी अधिक रोजगार। तो पूंजीगत निर्माण में विनिर्माण क्षेत्र में हिस्सेदारी को बढ़ाने की क्षमता है, जिसमें कि 12 से वित्त वर्ष 20 के बीच में 17 से 20% है। 5 वर्षों से अधिक निर्यात के कारण निवल आयात में कमी आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार घाटे को कम करना इसका उद्देश्य है। और 14 क्षेत्रों में फैली यह योजना वर्ष 23 से भारत में वार्षिक विनिर्माण कैपेक्स 15 से 20% तक बढ़ा सकती है, 15 से 20% तक बढ़ा सकती है। तो देश के जो देखिए मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के हब के रूप में हम देखेंगे कि स्मार्टफोन बनाने में इंडिया क्या है, अब फर्स्ट रैंक पे आ चुका है स्मार्टफोन वाले में। तो ये असेंबलिंग करता है, कुछ चीज़ों को बनाता भी है। तो स्मार्टफोन में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। तो PLI योजना देख रहे हैं, अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के प्रस्ताव पे 10 प्रमुख क्षेत्रों में इसकी मंजूरी दी थी। कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो इसमें देखिए उन्नत रसायन सेल यानी कि बैटरी निर्माण है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रौद्योगिकी उत्पाद है, ऑटोमोबाइल हमने देखा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत अच्छा करने का प्रयास था, दूरसंचार नेटवर्किंग, वस्त्र उत्पाद जो होते हैं, टेक्सटाइल हो गया, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता और PV मॉड्यूल, व्हाइट गुड्स यानी कि AC LED व्हाइट गुड्स कहते हैं इसको, विशिष्ट स्टील है, चिकित्सा उपकरण है, ड्रग्स मध्यवर्ती पदार्थ है, मोबाइल विनिर्माण, विशिष्ट विद्युत अवयव, दूरसंचार, ड्रोन में भी काफ़ी हम लोग अब तो मतलब कि निर्यात भी कर रहे हैं हम लोग। तो PLI योजना में निवेश, रोजगार सृजन और विक्रय लक्ष्य को प्राप्त होने पर ही प्रोत्साहन दिया जाता है। जब आप विक्रय लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तभी प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इसमें सुधार भी किया गया बाद में परिवर्तन के साथ, जून 2022 में उसका सुधार भी किया गया है। दूरसंचार निर्माण में संपूर्ण श्रृंखला को बढ़ावा देने और दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए PLI योजना के हिस्से के रूप में 5G के लिए एक मजबूत कारोबारी माहौल तैयार किया गया। भारत में हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल के निर्माण के लिए कारोबारी माहौल तैयार करने और नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करने के लिए हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम पर PLI योजना ट्रांच 2 को मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन क्या देखिए, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत के तकनीकी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की NTTM नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, तो वस्त्र उद्योग को टेक्सटाइल कहते हैं, टेक्सटाइल मिशन, तो राष्ट्रीय तकनीकी
राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, ये घोषणा किया गया था 2021 में। हम जानते हैं कपास और सूती वस्त्र के उत्पादन में हम कितने अग्रणी रहे हैं शुरू से ही, तो इसमें हमको पीछे नहीं रहना था। टेक्सटाइल मिशन इसलिए हमने स्टार्ट किया। उद्देश्य क्या है? भारत की तकनीकी वस्त्र की आयात पर निर्भरता को कम करना। तकनीकी वस्त्रों के अग्रणी में, तकनीकी वस्त्र क्या होता है? नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल, मतलब कि तकनीकी वस्त्र मिशन है, तकनीकी का इसमें प्रयोग किया जाता है और इसमें हमको अग्रणी रहना है। तकनीकी वस्त्रों का निर्माण सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं, तकनीकी गुणवत्ता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें घटक भी बताया गया है, जैसे कि देखिए तकनीकी वस्त्र में इजी टू वॉश रहता है, आयरन नहीं करना पड़ेगा, प्रेस नहीं करना पड़ेगा, फाइबर का जैसे प्रयोग उसमें करते हैं तो कार्बन फाइबर, नायलॉन फाइबर, है ना, इसमें थोड़ा अनुसंधान करना। वो टेक्सटाइल, कृषि टेक्सटाइल, चिकित्सा टेक्सटाइल, मतलब ये सब में प्रयोग भी हो रहा है। खेल टेक्सटाइल के स्तर पर अनुप्रयोग, तो टेक्सटाइल है मतलब कपड़ा है, तो कपड़ा है तो किस किस क्षेत्र में है? तो आपका खेल के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, मेडिकल के क्षेत्र में है, भू टेक्सटाइल है। तो प्रोत्साहन दिया गया है इसको घटक 1 में। घटक 2 में संवर्धन और बाजार विकास किया गया है। इसके लिए बाजार का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, निवेश प्रोत्साहन और मेक इन इंडिया का सहारा। बना तो लोगे कपड़ा, बेचोगे कहाँ? बेचने के लिए तो हमको चाहिए ना, इंटरनेशनल मार्केट चाहिए, तो उसके लिए भी संवर्धन और बाजार विकास, फिर निर्यात संवर्धन में बेचो इसको बाहर भी, 10% औसत वार्षिक दर इसका निर्यात भी किया जाएगा, निर्यात। उसके बाद इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, लाभ अनुप्रयोग का दायरा बढ़ाना, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, जलीय कृषि और डेयरी क्षेत्र तक बढ़ाया जाना, ये है इसका घटक 4, शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास। इस मिशन का क्रियान्वयन टियर 3 वाले संस्थागत तंत्र के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वस्त्र मंत्री कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ किया जा रहा है। जब हम किताब पढ़ते हैं चीज़ों को एक लाइन टू लाइन, तो लगता है कि कितनी सारी चीज़ें की जा रही हैं, है ना, ज्ञान का विकास होता है हमारे। फिर है देखिए राष्ट्रीय नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी। तो कैपिटल गुड्स पॉलिसी अपने तरह की पहली नीति है जिसका उपयोग कैपिटल गुड्स के उत्पादन को बढ़ावा देना है। कैपिटल गुड्स, इस नीति के द्वारा निर्यात का जो वर्तमान स्तर है 27% से बढ़ा करके उसको 40% तक की करने की परिकल्पना की गई है। तो भारत की कुल मांग में घरेलू उत्पादन में हिस्सेदारी का प्रतिशत 80% हो जाएगा और इस नीति के सभी उपक्षेत्रों में तकनीकी में सुधार, कौशल उपलब्धता को बढ़ावा, आवश्यक मापदंडों का पालन करने, एमएसएमई के पूंजीगत विकास व वृद्धि को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना क्या है। तो देखिए अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री जी ने रसद लागत को कम करने के लिए समन्वित और बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना है कि नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए एक समन्वित योजना का शुरू किया था, रसद लागत को कम करने के लिए। तो यह गति शक्ति, इसका उद्देश्य क्या? देखिए जमीनी स्तर पर काम में तेजी लाना, लागत में कमी आना। लागत हमारी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। स्पीड हमारा फास्ट होना चाहिए और रोजगार पैदा करने में ये समर्थ रहे। तो रोजगार पैदा करना है, काम में तेजी लानी है, लागत को कम करना है। इसके साथ साथ जो आगामी 4 वर्षों में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएं हैं उसको एकीकृत करके उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। तो गति शक्ति योजना 2019 में शुरू की गई थी और 110 लाख करोड़ की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को समाहित करेगी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो रसद लागत में कटौती के अलावा इस योजना का जो कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ावा देना है, व्यापार को बढ़ावा देना है, पत्तनों पर प्रतिवर्तन जो काल है उसको कम करना है। तो वर्ष देखिए 2024-25 के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में ये मदद करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई जो है 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करना, 200 से अधिक नए हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रोम का निर्माण करना इसमें शामिल है। एकीकृत दृष्टिकोण या बुनियादी अवसंरचना संबंधी 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने पर जोर देता है। यह लंबे समय से चली आ रही समस्याओं जैसे कि असंबद्ध योजना, मानकीकरण की कमी, मंजूरी संबंधी चुनौतियां दूर करने के साथ साथ समय पर बुनियादी अवसंरचना की क्षमता के निर्माण व उपयोग में मदद करेगा। गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसमें एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म निर्माण शामिल है जिसके माध्यम से विभिन्न मंत्रालय विभाग के बीच में रियल टाइम पर समन्वय के माध्यम से बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण कर प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। अपेक्षित परिणाम क्या है? क्या हमारी इसमें अपेक्षा क्या है? तो यह योजना मौजूदा एवं प्रस्तावित कनेक्टिविटी परियोजनाओं की मैपिंग है। कनेक्टिविटी समझते हैं जैसे कि बंदरगाहों को जोड़ना, सड़क से जोड़ना, चीज़ों मतलब कि
कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो लॉजिस्टिक को ईजी करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, आपने कोई चीज़ का निर्माण किया है तो उसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, पहुंचाना होगा। तो कनेक्टिविटी परियोजनाओं की मैपिंग में मदद करना है। उसके बाद विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को केंद्रों को जोड़ने की योजना है। मेक इन इंडिया का समर्थन करेगी। ये जो परिवहन कनेक्टिविटी रहेगी, परिवहन कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना, अगर परिवहन का हम खर्च बचा लें या परिवहन को एनहेंस करें तभी तो हम मतलब इसमें आगे बढ़ पाएंगे, मेक इन इंडिया तभी सफल हो पाएगा। तो इससे भारत को विश्व की व्यापारिक राजधानी बनाने में मदद मिलेगा। वोकल फॉर लोकल, देखिए वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया था, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य निर्धारित किया था। देखिए कोविड-19 के समय में लॉकडाउन में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आयात पर निर्भरता कम करके हम घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया की योजना को दृढ़ करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसे विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई संरक्षणवाद और आयात प्रतिस्थापन की वैश्विक घटना के अनुरूप देखा जा रहा है। भारत की क्या रणनीति थी? इसके तहत भारत ने आयात प्रतिस्थापन और अलगाववाद की नीति नहीं अपना रहा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सक्रिय रूप से भागीदारी करके एफडीआई के अनुकूल ही निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। तो इसके अंतर्गत जो आवश्यक नौकरशाही है, मतलब प्रशासनिक बाधा जो आती है उसको समाप्त करना है और भारतीय उद्यमियों को मुक्त व्यापार का अवसर देना है। इसमें सामाजिक संरक्षणवाद की नीति दृष्टिकोण नहीं अपनाना है, बल्कि आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है कि अपनी घरेलू क्षमता का अधिकतम लाभ ले सकें। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, व्यक्तिगत भावना से राष्ट्रीय मिशन के लिए कार्य करना। तो इसमें देखिए अंतरिक्ष हो गया, रक्षा हो गया, ऐसे नए क्षेत्र में इसमें शुरुआत की गई है निजीकरण की। एक तरफ श्रम कानूनों में अत्यधिक लचीलापन, ये तो श्रम कानून देखिए सुधार भी किया गया है, इसको पढ़ना पड़ेगा। लचीलापन लाया जा रहा है। दूसरी तरफ श्रमिकों की सुरक्षा और काम करने की परिस्थितियों में सुरक्षा मापदंडों को अपनाया जाना। तो दरअसल आत्मनिर्भर भारत की रणनीति उदारीकरण के साथ आगे बढ़ने का ही कार्यक्रम है, ताकि हम दुनिया में ना आत्मविश्वास से खड़े हो सके। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो एनपीएम की शुरुआत है, ये 2021 में हुई थी। मौद्रीकरण पाइपलाइन के तहत वित्त वर्ष 2022 में वित्त वर्ष 2025 की 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की मूल संपत्ति 6 लाख करोड़ की कुल मौद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया। यह योजना प्रधानमंत्री की रणनीतिक विनिवेश नीति के अनुरूप है। विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट, जिसके तहत सरकार कुछ ही विशिष्ट क्षेत्रों में उपस्थिति बनाए रखेगी और बाकी निजी क्षेत्रों के लिए खोल देगी। तो राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन निजी क्षेत्र को के लिए क्या कर दे रहे हैं, हम खोल दे रहे हैं और कुछ ही विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाए रख रहे हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है? ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करना। सबसे पहले सर्च करें कि ब्राउनफील्ड परियोजना क्या होती है और उसमें क्या है, निजी क्षेत्रों को हम शामिल कर रहे हैं। देखिए 2 तरह की योजना हम देखते हैं, तो ब्राउन फील्ड देखते हैं, ग्रीन फील्ड देखते हैं, है ना। तो पता होना चाहिए होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली का एयरपोर्ट था, इंदिरा गांधी जो टर्मिनल है, तो अब इसमें अगर हमें कोई स्मार्ट बनाना है, इसको स्मार्ट बनाना है, सुंदर बनाना है, या फिर इसमें कोई इनोवेशन करना है, तो अब हमको नए ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसी में हमको सुधार करना पड़ेगा। कोई भूमि विवाद नहीं होगा। हाँ, डिज़ाइन को हमको लिमिटेड रखना पड़ेगा, क्योंकि इस इतने ही क्षेत्र में बनाना है, कोई नया डिज़ाइन नहीं बना सकते। जो है उसी को हम रिनोवेट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी जो उपलब्ध व्यवस्था है, जब हम उसमें इनोवेशन करते हैं तो ब्राउन फील्ड होता है। ग्रीन फील्ड होगा जैसे कि नया, मान लीजिए कि गुजरात में हमें कोई नया एयरपोर्ट बनाना है, डेवलप करना है, तो नए सिरे से भूमि खोजना पड़ेगा, वहाँ पे एनओसी लेना पड़ेगा, फिर इसमें नया डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, नया डिज़ाइन, और फिर नए सिरे से इसका डेवलपमेंट। तो 2 तरीके का डेवलपमेंट, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको सुधार लो, या फिर एकदम नए सिरे से न्यू तरीके से बनाओ। तो ऑलरेडी है उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं और नए सिरे से बनाना उसको ग्रीन फील्ड कहते हैं। ठीक है। तो हालांकि कई तरह परियोजनाओं के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जाता है, साथ ही इसके माध्यम से उत्पन्न पूंजी का प्रयोग देश में बुनियादी अवसंरचनाओं के निर्माण में किया जाएगा। एनएमपी जो है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का प्राथमिक कार्य है मौद्रीकरण के लिए एक स्पष्ट ढांचा तैयार करना और संभावित निवेशकों के लिए मौद्रीकरण हेतु एक सूची तैयार करना। ठीक है। तो केंद्रीय बजट 21-22 में बुनियादी अवसंरचना के वित्त पोषण के लिए मौद्रीकरण को एक जो अवसंरचना परिसंपत्ति है उनके मौद्रीकरण को एक प्रमुख साधन के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्तमान में इसके तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संपत्ति को ही शामिल किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ब्राउन फील्ड संपत्तियां वे संपत्तियां हैं। देखिए अब यहाँ पे आगे जो चर्चा हमने पहले की थी वही यहाँ पे होगा कि ब्राउन फील्ड संपत्तियां वही संपत्तियां हैं जिन्हें निष्पादन जोखिमों से जोखिम रहित किया गया है, इसलिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी आपका एयरपोर्ट है, दिल्ली का एयरपोर्ट था, ठीक है, या फिर कोई सूती कारखाना है,
कहीं पे ऑलरेडी है, उसको आप क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं, उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको नए तरीके से नवाचार कर रहे हैं। तो जोखिम रहित है, क्योंकि भूमि आपके पास ऑलरेडी है, कोई यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पैसा लगाना है और इसको डेवलप करना है। तो ये ब्राउन फील्ड हो गया। तो इसमें संबंधित मंत्रालय 22 से अधिक श्रेणियां शामिल थी, संपत्ति श्रेणियां, सड़क, बंदरगाह, हवाई, पोर्ट, रेलवे। देखिए रेलवे में भी अभी अमृत मिशन के तहत नहीं बनाया जा रहा है स्मार्ट रेलवे, रेलवे में भी देख लेते हैं, हवाई अड्डे देख ही रहे हैं, बंदरगाह है, सड़क है, वेयर हाउसिंग है, गैस और उत्पाद पाइपलाइन है, बिजली का उत्पादन और पारेषण, खनन, दूरसंचार, स्टेडियम, हॉस्पिटैलिटी और आवास, इन सब सेक्टरों का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। मौद्रीकरण के माध्यम से जुटाई जाने वाली जो अनुमानित राशि होती है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत केंद्र के 43 लाख करोड़ के प्रस्तावित परिव्यय का लगभग 14% है। तो यहाँ पे कितने करोड़ की राशि यहाँ दिख रही है, मुद्रीकरण पाइपलाइन जो है, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, क्षेत्र दिया है, रेलवे में कितना खर्च किए, विद्युत ट्रांसमिशन, विद्युत उत्पादन, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, भंडारण, खनन, विमानन, बंदरगाह, स्टेडियम, रियल एस्टेट और उत्पाद पाइपलाइन, ये सब बताया गया है इसमें। शीर्ष जो 5 क्षेत्र होते हैं उसमें अनुमानित मूल्य के आधार पर कुल पाइपलाइन में 86% भागीदारी, जिसमें कि सड़क, रेलवे, विद्युत पाइपलाइन, ये सब है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन बुनियादी अवसंरचना पाइपलाइनों पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेगी, जो कि रोजगार पैदा करने, जीवन यापन में सुधार और सभी प्रकार की बुनियादी अवसंरचना तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मददगार होगी, जिससे कि विकास अधिक समावेशी विकास, मतलब सभी चीजों को लेकर के तो समावेशी हो पाएगा। इसमें मुख्यतः आर्थिक और सामाजिक बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। इसमें राज्यों के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना और औद्योगिक गलियारे, ये सब शामिल है। नीति आयोग ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण घटक के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे मौद्रीकरण उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए नीति एवं नियामक परिवर्तन की सिफारिश की थी। क्योंकि आपके पास जमीन होना चाहिए, वो भी विवाद रहित, और उसमें फिर कार्य करना है, तो ये घटक तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मौद्रीकरण, मोनेटाइजेशन, एक मौद्रीकरण लेन देन में सरकार मूल रूप से अग्रिम धन, राजस्व, हिस्सेदारी और परिसंपत्तियों में निवेश की प्रतिबद्धता के बदले एक निर्दिष्ट लेन देन अवधि के लिए निजी कंपनियों को राजस्व अधिकार हस्तांतरित कर देती है। किसको? निजी कंपनियों को राजस्व अधिकार हस्तांतरित करती है। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सड़क और बिजली क्षेत्रों में संपत्ति का मौद्रीकरण करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख संरचनाएं हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध होते हैं, निवेशकों को द्वितीयक बाजारों के माध्यम से भी तरलता प्रदान करते हैं। तो ये संरचित एक तरह से देखें तो वित्त पोषण वाहन है, सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत शामिल किया गया है। इसमें ऑपरेट, मेंटेन, ट्रांसफर, टोल ऑपरेट, ट्रांसफर, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, ये सब इसमें शामिल है। इस तरीके से ये उद्योग वाला चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। काफ़ी लंबा ये चैप्टर था, लेकिन काफ़ी आई ओपनिंग था। मतलब कि जितनी चीज़ें पढ़ते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, उसको यहाँ पे शॉर्ट में किस तरीके से दिया हुआ है और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है, ये इस चैप्टर को पढ़ने से समझ में आता है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हमने बहुत सारी योजनाओं के बारे में जाना। तो उद्योग वाला चैप्टर यहाँ शुरू होता है। नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।